आज हम फिनिश करने वाले हैं हमारा बायोटेक्नोलॉजी का पूरा यूनिट। इसमें भाई दोनों चैप्टर हमारे कंटेन करते हैं 3 से 4 क्वेश्चन। सो समझ सकते हो तुम 8 क्वेश्चन अप्रॉक्सीमेटली ये पोटेंशियल रखता है भाई। तो अब तुम देख लो, तुमको 8 नंबर एडिशन में चाहिए या फिर सब्ट्रैक्शन में चाहिए। 8 नंबर नहीं, 8 क्वेश्चंस, ठीक है। तो आओ एकदम से फिनिश करते हैं इसको। पैसिव रीडिंग मैं तुम्हें कराऊंगा नहीं, ठीक है ना। एक्टिव रीडिंग है तो भाई दिमाग पेन पेंसिल सब लेके बैठना है, ठीक है। और आओ शुरू करते हैं अब इसको। एक और अच्छी बात ये बतानी है कि मिस्टेक नोटबुक मैं तुम्हारे लिए बना के लाया हूँ, एंड अलोंग विद द नोट्स, तो वो भी मैं तुमको सप्लीमेंट करता रहूँगा बीच बीच में, ठीक है। तो पेन पेंसिल ले आ लो अपनी, फटाक से शुरू करते हैं। तो इंट्रो से भी आते रहते हैं क्वेश्चन, तो तुम्हें पता है एनटीए की हरकतों से बचने के लिए हमें ये भी पढ़ना पड़ता है अब आजकल, ठीक है। तो सबसे पहले हमने देखा है कि फ्रेंच फिलोसफर्स, मतलब कि जो ज्ञान देने वाले रहते हैं ना, ठीक है। इसके बाद गुणा भाग करने वाले मैथमेटिशियंस एंड बायोलॉजिस्ट जैसे मैं और तुम भाई 17th सेंचुरी में क्या करते थे, अपने छोटे मोटे ज्ञान का यूज़ करके कहते थे हमारी टेक्नोलॉजी है जिससे हम ह्यूमंस की लाइफ में थोड़ा सा कंफर्ट क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। सो इट्स ऑल अबाउट बायोटेक्नोलॉजी इन 17th सेंचुरी। उसके बाद भाई बायोलॉजी के अंदर ऐसा कमबैक होता है बायोटेक्नोलॉजी का, कैसे? 20th सेंचुरी में, जब एक्चुअल में भाई आता है मेरा वो बेसिकली क्या कहते हैं, ग्रीन रेवोल्यूशन, हाई यील्ड वाले सीड्स आने लग गए थे, जेनेटिक इंजीनियरिंग बूस्ट हो गया था। सो उसकी वजह से, और ये सब होने की वजह से प्रोडक्ट्स एंड क्वालिटी सब कुछ ओवरऑल इंप्रूव हो गया था अलॉन्ग विद द फूड प्रोडक्शन, जिसकी वजह से क्या होता है भाई कि ह्यूमन की लाइफ काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो जाती है। तो अगर मैं इसका समरी बताऊं तुमको, तो ओवरऑल यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि बायोटेक्नोलॉजी इट्स ऑल अबाउट क्रिएटिंग कंफर्ट फ्रॉम द प्रोडक्ट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स टू ह्यूमन लाइफ, ठीक है। हम्म। तो अभी आते हैं हमारे हर्बर्ट बोयर, 1936 में पैदा हुए वाले अंकल जी, ठीक है। इनका नाम हसमुख लाल जी है। 1936 में पैदा हुए थे, 63 में इनकी पूरी पढ़ाई लिखाई पूरी हो गई थी, ठीक है। तो मैं हूँ हर्बर्ट बोयर 1936 का। मेरी पूरी ज़िंदगी भाई इकोलाई नाम के बैक्टीरिया के पीछे चली गई। क्यों? क्योंकि मेरे को उसका पसंद आ गया था काटने वाला तरीका, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, और वो काटने का तरीका था एक पर्टिकुलर फैशन में, जिसकी वजह से निकलते थे स्टिकी एंड्स, ठीक है। तभी मेरा एक दोस्त आता है कोहन भैया, ठीक है, जो कि कहता है प्लाज्मिड जो है वो छोटा सा स्मॉल रिंगलेट है डीएनए का, ठीक है, जो कि ऐसे ही भाई तैरता रहता है मेरा कहाँ, साइटोप्लाज्म ऑफ द बैक्टीरियल सेल, ठीक है। और यही नहीं, अभी और सुनिए कि जो रेप्लिकेशन है वो इंडिपेंडेंट है टू व्हाट, कोडिंग स्ट्रैंड ऑफ डीएनए, कि कोडिंग स्ट्रैंड जो डीएनए का है वो अलग है भाई, और प्लाज्मिड भैया अलग है। ये दोनों इंडिपेंडेंट है रेप्लिकेशन के लिए, कि प्लाज्मिड अकेले कर सकता है रेप्लिकेशन। देन कोहन और भैया बोयर आते हैं और कहते हैं कि जब मैं चाहता हूँ, जो चाहता हूँ वो इंसर्ट करता हूँ उस प्लाज्मिड के अंदर और रिकॉम्बिनेंट सेगमेंट ऑफ डीएनए बनाता हूँ, ठीक है। जिसकी वजह से जब मेरा बैक्टीरियल सेल डिवाइड करता है तो मेरा एक स्पेसिफिक प्लांट का प्रोटीन भी डिवाइड करता है, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें मैं बना पाता हूँ एक स्पेसिफिक प्लांट का प्रोटीन, ठीक है। और यहीं से एक बेसिस सेट होता है कि भाई बायोटेक्नोलॉजी का आविष्कार या फिर उसकी खोज कैसे हो रही थी, ठीक है। तो कैसे ये तहलका मचाने के लिए आई है बायोटेक्नोलॉजी, उसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन था, ठीक है। तो समझ आ गया ना। हसमुख लाल जी 1936 में 63 में पूरी पढ़ाई लिखाई करके अपना जीवन समर्पित कर दिया किस पे, इकोलाई नाम के बैक्टीरिया पे, और उसका पर्टिकुलर फैशन में स्टिकी एंड अलोंग विद द रेस्ट्रिक्शन एंजाइम एंड री इंसर्टिंग इंसर्टिंग वाली बातें क्लोनिंग करके ज्ञान दे के चले गए थे, ठीक है। तो अभी तुम बायोटेक्नोलॉजी से क्या समझते हो भाई, क्या है टेक्नोलॉजी? बहुत सही, जो कि हेल्प करे तुम्हारी ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए। प्रिंसिपल मतलब कि कुछ रूल्स एंड कुछ करने के तरीके होंगे, उसको हम करेंगे। जैसे भाई तीसरी चौथी कक्षा में तुमको मैडम पढ़ाती थी मछली जल की रानी है, वैसे ही आज मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ ईएफबी का फुल फॉर्म और इसकी डेफिनेशन, ये क्या कहता है कि बायोटेक्नोलॉजी एक्चुअल में है क्या, ठीक है। तो सबसे पहले इसका फुल फॉर्म है यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, जिसको तुम्हें रट के रखना है। और इसकी डेफिनेशन है बायोटेक्नोलॉजी के लिए एक पर्टिकुलरली कि द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंसेस एंड ऑर्गेनिज्म, उसका सेल ले ले, उसका भाई कोई भी पार्ट ले ले, या फिर उसका कोई मॉलिक्यूलर एनालॉग ले ले जो कि प्रोडक्ट है उसका, ठीक है, जिससे तू सर्विसेज या फिर कुछ भी क्रिएट कर रहा है। दैट्स ऑल अबाउट बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। अंग्रेजी ज़्यादा होगी। देखो भाई, दुनिया भर का जो तुम इंटीग्रेट करते हो नेचुरल साइंसेस, नेचुरल साइंस की मतलब कुछ भी भाई, जैसे तुलसी का पत्ता है, इतना तो पता ही है भाई कि कॉमन कोल्ड एंड कफ नहीं आएगा, तो तू देगा भाई किसी को, तो इट ऑल अबाउट दिस, ठीक है ना, कि उसका सेल ले ले, उसका पार्ट ले ले, या फिर मॉलिक्यूलर एनालॉग, उसका प्रोडक्ट बना के सर्विसेज क्रिएट कर, ठीक है। देन एक्चुअल में बायोटेक्नोलॉजी डील करती है ऐसे टेक्नोलॉजी से ताकि भाई दुनिया भर का ह्यूमन की लाइफ में होता रहे, ठीक है। और वैसे भी बचपन में तुमको पता है कर्ड ब्रेड एंड ये सब कुछ बनता ही रहता था, ठीक है। सो माइक्रोब्स मीडिएट करते थे इन सभी चीज़ों को, ठीक है। विदाउट माइक्रोब्स या फिर लैग के तुम कैसे बना सकते हो कर्ड, है ना। तो ये सारी बातें हो जाती हैं।
अभी आता है मेरा जीएमओ वाली बात है। जीएमओ क्या होता है भाई? जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। जैसे तुम रोजी को ले लो, या फिर तुम्हारा एम्फाइसीमा को ट्रीट करने के लिए अल्फा ट्रिप्सिन वाली टैबलेट्स वगैरह, या फिर कुछ भी जो भी होता है वो बेसिकली जीन है, तो वो रहता है, ठीक है। इन सभी का भाई काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहता है, ठीक है। बात है भाई, जीएमओ को तुम कहाँ पे इंट्रोड्यूस कराना चाहोगे? फ्रॉम योर इंटेलेक्ट। बहुत सही। जीएमओ ऐसे होते हैं जो कि ऐसे क्रॉप्स बना सकते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा हाई यील्ड वाले होते हैं, ठीक है ना। तो तुम फार्मर्स को ये दवा के यूज़ कर सकते हो, ठीक है ना, दे सकते हो। और अगर तुम में से कोई बायोटेक्नोलॉजी में जाता है भाई, तो फार्मर्स के लिए तुम जीएमओ वाला चीज़ें जो है इसको सस्ता करने का ट्राई करना भाई। इट विल हेल्प अ लॉट फॉर आवर इंडिया, ठीक है। तो अभी कुछ ज्ञान वाली बातें जो है एग्जाम्पल यहाँ पे हम करते हैं कि सबसे पहला भाई, वो रिप्रोडक्टिव हेल्थ में तुमने डेफिनेशन पढ़ी होगी, अ कपल विच इज नॉट एबल टू कंसीव फॉर द मोर देन 2 years इट इज कंसिडर्ड एज इनफर्टाइल करके। समरी में जाके देखना, वहाँ पे लिखा होगा तीसरी चौथी लाइन में, ठीक है। तो टेस्ट ट्यूब बेबी वाली जो बातें हैं वो आ जाती हैं, आईवीएफ करा दो, ठीक है ना। और ये सब मैं तुमको पढ़ा चुका हूँ अच्छे से, बहुत ज़्यादा। देन जेनेटिक इंजीनियरिंग आता है, जहाँ पे तुम डीएनए वैक्सीन चेक करते हो भाई, ठीक है। एंड देन तुम्हारा एमनियो सिंथेसिस जैसी प्रोसेस, जहाँ पे तुम करेक्ट करते हो या फिर सिंथेसिस करते हो नए टाइप के जीन्स को, ठीक है। तो अब दो टाइप की कोर टेक्नोलॉजीज होती हैं। सबसे पहला तो टेक्निक है जेनेटिक इंजीनियरिंग, दूसरी है बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। जैसा कि तुम समझ ही सकते हो भाई, आजकल के कुछ जेनजी पेरेंट भी होंगे, ठीक है, जेनजी कैसे भी पेरेंट हो सकते हैं, पर ठीक है भाई, ऐसे चुलबुले से जो पेरेंट होते हैं उनको चाहिए रहता है मेरा बच्चे की आंखें गुलाबी रहे भाई, गुलाबी आंखों वाला बच्चा चाहिए। तो अब ऐसी बेहुदा हरकत करने के लिए भी तो कुछ ना कुछ होना चाहिए। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग मतलब काफ़ी काम की बातें हैं, बट स्टिल तुमको याद रहे एग्जाम्पल, इसलिए ऐसा बेहुदा सा एग्जाम्पल दिया मैंने। सो जेनेटिक इंजीनियरिंग को तुम फिनोटाइप से ऐसे रिलेट कर पाओ, इसलिए मैंने तुम्हें गुलाबी बच्चों वाली बातें बताई हैं, ठीक है। सो अल्टर कर सकते हो डीएनए आरएनए का सीक्वेंस करके गुलाबी आंखों वाला बच्चा बना सकते हो, ठीक है। बाकी जेनेटिक इंजीनियरिंग बहुत। इसके बाद बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग, ये भाई एक्सट्रीम स्टेराइल और एसेप्टिक कंडीशन में रहेगा। ऐसा क्यों? अगर तुमने एसेप्टिक कंडीशन नहीं रखा भाई, तो मतलब कि कुछ भी मिक्स हो सकता है। तो माइक्रोब्स तुमको दिखेगा तो है नहीं कि कुछ और आ गया है। अब दोनों के लिए कंडीशन दे दोगे तो मिक्स एंड मैच हो जाएगा, इसीलिए तुमको एक पर्टिकुलर माइक्रोब चाहिए, तो वही बस ग्रो करे, इसके लिए तुम्हें स्टेराइल कंडीशन चाहिए, ठीक है। और तुम ग्रो क्यों कर रहे हो एक स्पेसिफिक माइक्रोब? ताकि तुम उसका प्रोडक्ट निकाल सको, चाहे वो एंटीबायोटिक दे रहा हो या फिर एक पर्टिकुलर एंजाइम, ठीक है। इसके बाद आती है हमारी जीन क्लोनिंग। अब ये दोनों जो टेक्निक्स है, इसका बेसिस क्या है भाई? तुम कैसे कर सकते हो कि तुम जेनेटिक इंजीनियरिंग या फिर बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग करके तुम क्रिएट कर सकते हो अनलिमिटेड एंजाइम या फिर कोई भी प्रोडक्ट? सिंपल सी बातें हैं। तुम निकालोगे फोटोकॉपी, जैसे तुम एक प्रिंटर के अंदर अपनी ऐसे फोटो लगा के फोटोकॉपी बना लेते हो, वैसी ही होती है जीन क्लोनिंग की प्रोडक्शन ऑफ आइडेंटिकल कॉपी ऑफ जीन, जहाँ पे तुम डिजायर्ड जीन जो है वो बनाते हो, जीन ऑफ इंटरेस्ट डालते हो, कहाँ पे? क्रोमोसोम की साइड पे और आई साइड पे, जिसके वो क्लोनिंग वेक्टर बन जाता है। अब ये वैसी ही बातें हो गई हैं, तुमको करानी है फोटोकॉपी, पर तुम कह रहे हो कि नहीं नहीं मैं प्रिंटर के ऊपर रखूंगा जहाँ पे वो स्कैन ही नहीं करता है, तो ये बहुत घटिया सी हरकतें हो जाएंगी। इसीलिए जो तुम्हारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो मस्ट बी प्लेस्ड इन अ स्कैनर, या फिर तुम कह सकते हो कि उसके ओराई साइड में। ओराई क्या होता है भाई? बहुत सही, रेप्लीकेशन वाली साइड, ठीक है। तो ये सारी बातें हो जाती हैं। देन मेरा 1972 में कोहेन बोयर आते हैं भैया, कहते हैं कि मैंने डिस्कवर किया है या फिर मैंने बनाया है फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब ये कैसे हो सकता है? देखो, हमारे कोहन और बोयर भैया को एक प्रॉपर्टी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन जो वाली है बहुत ज़्यादा पसंद आ गई थी। तो इन्होंने क्या किया भाई? प्लाज्मिड उठाया, किसका? सैल्मोना टाइफी का। और सैल्मोना टाइफी से मिलता जुलता है थोड़ा सा इकोलाई, तो उन्होंने इकोलाई को एज अ होस्ट चुन लिया, ठीक है, जिसमें ये कट एंड क्रॉप करके डाल देंगे उसके प्लाज्मिड, ठीक है। तो यहाँ से प्लाज्मिड उठाया, यहाँ से इनका फेरोट जीन आया और इसको इन्होंने ट्रांसफर कर दिया इकोलाई में, कह दिए भैया रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया। अब तुम बोलोगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्या होता है? हमको तो समझ नहीं आया, क्या बोल दिया भैया, ठीक है। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए कुछ ना भैया, देखो तुम्हारा ये बचपन का सेल था, ठीक है, मान लो इकोलाई एकदम मस्त सुंदर सुंदर सा हंसता हुआ पड़ा था, ठीक है। पर तुमको भाई चुल मच गई कि सैल्मोना टाइफी का तुमने ऐसे प्लाज्मिड निकाल के बोला कि अच्छा ये मेरे काम की बातें हैं, तो इकोलाई का जो इतना जो पार्ट है इसका, मैं यहाँ पे इसका सेल्मोना वाला चिपका देता हूँ, ठीक है। तो अब ये जो डीएनए है ये नॉर्मल डीएनए नहीं रहा दोस्तों। क्यों? क्योंकि तुमने सैल्मोना टाइफी के वाला बदतमीजी कर ली, बैक्टीरियोफेज अब इसको इन्फेक्ट नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो ये सारी बातें हो जाती हैं। तो नॉर्मल डीएनए तो बचा नहीं, क्योंकि इसमें ये सब कुछ आ गया। सो इट इज कॉल्ड एज अ रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो नया टाइप का जीनोम है, इसलिए उसको कह रहा है रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ठीक है। तो जीन क्लोनिंग, जेनेटिक इंजीनियरिंग, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में सबसे पहले तुम आइडेंटिफाई करो, आइसोलेट करो डिजायर्ड जीन को और उसकी मेंटेनेंस कर दो, ठीक है। तो अब एक मस्त की बात है कि जो तुम्हारा प्रिंटर है भाई, तो उसमें तुम ऐसा चीज़ डालोगे कि वो तुरंत ही फोटो कॉपी दे दे। ऐसा तो है नहीं कि 10 साल बाद तुमको फोटो कॉपी चाहिए, फोटो कॉपी करा रहे हो तो, है ना। तो अब ये तो वही बात हो जाती है, इससे अच्छा तू हाथ से ही ड्रॉ कर ले अगर तेरे को 10 साल बाद ही देनी है, ठीक है।
तो वही वाली बात हो जाती है कि तुम कौन सा अब होस्ट चुनोगे, इकोलाई या फिर ह्यूमन सेल। ह्यूमन सेल तुम्हारा 24 घंटे में हो रहा है, इकोलाई 20 में, एफिशिएंसी ज़्यादा इसकी है, जीन ज़्यादा इधर मिलेगा, तो तुम इकोलाई को चूज़ करोगे ऑफकोर्स, ठीक है। तो अब यहाँ पे थोड़ी सी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बातें की गई हैं कि एडवांटेजेस क्या है। सिंपल सी बातें हैं दोस्तों, हम बचपन से ये सब कराते रहते थे, ठीक है ना। बेसिकली कोई भी काऊ वाऊ उठा लो अच्छी सी जो कि मिल्क प्रोड्यूस कर रही हो और उसको एक अच्छे से के साथ ब्रीड कराओ, ठीक है। देन ब्रीड कराने के बाद तुमको कुछ ना कुछ अच्छी क्वालिटी तो मिलेगी, पर अनडिजायरेबल क्वालिटी भी मिल सकती है, ठीक है ना। तो अभी इसको तुम एलिमिनेट करना चाहते हो कि भैया मेरे को कचरा कूड़ा कुछ नहीं चाहिए, है ना। तो अभी कचरा कूड़ा हटाने के लिए ट्रेडिशनल मेथड तो तुम कर चुके हो ये, ठीक है। अब इसको हटाने के लिए तुमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए या फिर जीन क्लोनिंग, जीन ट्रांसफर वाली बातें कर ली यहाँ पे, ठीक है। और तुम्हारा ओराई साइट में प्रेजेंट होना चाहिए तभी वो डिवाइड करेगा। क्लोनिंग वाली बात है मल्टीपल आइडेंटिकल कॉपी ऑफ एनी टेम्पलेट डीएनए, सिंपल सी। अब रिकॉम्बिनेंट डीएनए, फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए हमारे कोहेन बोयर भैया बनाते हैं, ठीक है। और ये नेटिव डीएनए, नेटिव प्लाज्मिड यूज करते हैं। कैसे? कि जीन इनकोडिंग एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन उन्होंने सबसे पहले उठाया। क्वेश्चन क्या बनेगा? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन उठाया। नेटिव प्लाज्मिड उठाया किसका भाई? ये सेल्मोना टाइफी का, ठीक है, टाइफी म्यूरियम पूरा। कोहेन बोयर भैया आते हैं, अकॉम्प्लिश करते हैं 1972 में बाय आइसोलेटिंग एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन। कट करते हैं डीएनए के पीस को और उठा के काट पीट के जोड़ देते हैं, जो कि मैंने तुमको यहाँ पे बताया है। अब वही यहाँ पे तुमको अंग्रेजी में फंसा के बोलेगा कि भैया नहीं ऐसा है वैसा है, ठीक है। तो कॉमन सेंस लगाना है यहाँ पे, और यहाँ पे कुछ ऐसा छेड़छाड़ करने वाली बातें नहीं, ठीक है। डीएनए प्लाज्मिड विच इज रिस्पॉन्सिबल, गुड, बहुत सही, ये इंपॉर्टेंट है। मॉलिक्यूलर सीजर्स क्या होते हैं? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। बेसिकली होता क्या था एक टाइप का, ठीक है, यहाँ पे बताऊंगा मैं तुमको ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की कहानी। देन डीएनए भाई ट्रांसफर होता है हमारे इकोलाई के अंदर, जिससे एक सेल्मोना उल्मिना वाली बात है, ठीक है। होस्ट होस्ट हमने देख लिया है, पॉलीमराइज करेगा। तो जैसे ही मेरा ये बैक्टीरिया डिवाइड करेगा वैसे ही मेरी जो पर्टिकुलरली जीन है जो कि मैंने उसके अंदर रिकॉम्बिनेंट मार के डाला है वो भी अपने आप हो जाएगी, जिसकी वजह से आइडेंटिफाई करेंगे इंटरेस्ट वाले को और होस्ट के अंदर डाल के उसको मेंटेनेंस कराएंगे और बस हो गया। अब उसकी प्रोजनी मेंटेन करूंगा तो मेरा जीन बढ़ता ही रहेगा। तो अब जो यहाँ हमने सारी कथा कर ली है, तुमको यहाँ पे समझ आ गया क्या याद रखना है। सबसे पहले एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन सेल्मोना टाइफी का उठाया, नेटिव प्लाज्मिड था, और 1970 में कोहन बोअर भैया फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट बनाए। मॉलिक्यूलर सीजर्स का यूज़ किया था उन्होंने, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, और ये सारी डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम जब रेप्लिकेट करता है तो सारी बातें हो जाती हैं। और ये 3 स्टेप, ठीक है, और कुछ यहाँ पे नहीं है काम का। देन जहाँ से क्वेश्चन 100% आएगा ही आएगा, और तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो आराम से भाई 2 क्वेश्चन यहाँ से, ठीक है। तो सबसे पहला, टूल्स हाउ यू कैन मेक रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अभी मैंने तुमको बताया कैसे कैसे ये बनाओगे। अब ये जो कोहन और बोयर भैया थे ऐसे ही तो कुछ गोला पोला कर नहीं लिए होंगे, कैसे बन गए, तो आओ उसकी बात करते हैं। सबसे पहला है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की बातें हुई थी तो यहाँ पे भी आएगा ही आएगा, ठीक है ना। तुमने वैसे भी रिकॉम्बिनेंट ही तो बनाया है। देन डीएनए लाइगेज काटा है तो जोड़ने का भी कुछ चाहिए। पॉलीमरेज, अब पॉलीमराइज भी तो करना है जैसे हो रहा था एमबीआई वगैरह में। क्लोनिंग वेक्टर एंड होस्ट सेल, ऊपर वाले तीनों एंजाइम है, नीचे वाले क्लोनिंग वेक्टर हैं जो कि कंटेन करेंगे ओराई साइड, ठीक है। ये वही सारी बातें लिखी हैं जो यहाँ पे फोटो कॉपी हैं, ठीक है। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को भाई 1963 में देखा गया और इसको सारी बातें कराई गई। सबसे पहले आर्बर स्मिथ और नेंथस करके भैया आते हैं, कहते हैं कि मैंने एक बैक्टीरिया देखा है और वो भाई एक अजूबा टाइप सा है, क्योंकि एक स्पेसिफिक पोजीशन पे वो काटता है और जब वो काटता है तो अपना वाला मॉडिफाई कर लेता है और दूसरे का काट देता है जो कि उसको काटने की कोशिश कर रहा होता है या फिर हाईजैक करने की कोशिश कर रहा होता है, ठीक है। समझ आ गया। इटसेल्फ भाई कभी भी इफेक्टेड नहीं होता क्योंकि वो अपने डीएनए को मिथाइलेज लगा के कर लेता है। बैक्टीरिया फिर जैसे अपना आरएनए वारएनए जीनोम डालता है तो उसको काट पीट के बराबर कर देता है, कहता है क्या रे मेरे को इन्फेक्ट करेगा, ठीक है। और ये सब कैसे हो रहा था? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम 1963 में होने की वजह से, ठीक है ना। सो अब आरी क्या है? जैसा कि अभी मैंने तुम्हें बताया कि रजिस्ट करने की प्रॉपर्टी है। ये रजिस्ट करता है किससे भाई? कि इसका जो डीएनए है वो इन्फेक्ट ना हो वायरस से, ठीक है ना। ऐसा हाईजैक कोई चेक न कर ले कोई भी रेट्रो वायरस आके। तो 1963 में यही सारी बातें हो रही होती हैं और रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की वाली बातें हैं। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट 100%, ठीक है ना। ऐसे स्टेटमेंट बेस्ड अगर बनाया तो ऐसे तुक्के वाली स्टेटमेंट डाल देगा, ठीक है ना। तो फर्स्ट एक्शन एंडोन्यूक्लियस मेरा हिंद 2 होता है और ये एक पर्टिकुलर साइट पे ही करता है अलॉन्ग विद द कौन सा वाला भाई? 6 बेस पेयर, ये भी आएगा, ठीक है। देन रिकॉग्नाइज करता है स्पेसिफिक 6 बेस पेयर पे ही करेगा। स्पेसिफिक सीक्वेंस रहता है जिसको हम रिकॉग्नाइजेशन सीक्वेंस कहते हैं। तो अभी तुमको क्वेश्चन पूछ लो कि ऐसा कौन सा साइट है और उस साइट को क्या कहा जाता है, तो कुछ नहीं, रिकॉग्नाइजेशन सीक्वेंस कहा जाता है हिंदू 2 की, ठीक है। देन एक और मस्त सी बात है जो कि स्टेटमेंट पास 100% आ सकता है। 900 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम अब तक हमने आइसोलेट कर ली हैं और उसके भी 230 टाइप के अलग अलग वेरिएंट है, समझ रहे हो ना। 900 घर हैं और उस 900 घर के अंदर भी 230 टाइप के अलग अलग छोटे छोटे घर हैं, ठीक है।
तो ये सारी बातें हो जाती हैं। देन इकोराई की अगर बातें करता हूँ मैं, ठीक है ना, तो ये आता है मेरा इशोरकोलिया, ठीक है, इशरकिया भाई, अरे अंग्रेजी इशरिया कोलाई RY13, ठीक है। इकोराई, ये आर जो है डिराइव्ड होता है फ्रॉम द नेम ऑफ हमारा स्ट्रेन, एंड रोमन नंबर्स होते हैं ताकि ये भाई इंडिकेट कर सकें ऑर्डर की कैसे क्या हुआ है और कौन से स्ट्रेन से आइसोलेट किया गया है, ठीक है। तो दूसरा स्टेटमेंट है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम बिलोंग टू लार्जेस्ट क्लास ऑफ एंजाइम, जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियस, ठीक है। एक्सोन्यूक्लियस बाहर काटेगा, एंडोन्यूक्लियस अंदर काटेगा, नाम से ही पता लग रहा है, ठीक है। तो एक्सो मेरा न्यूक्लियोटाइड के एंड्स में काटेगा डीएनए को, और एंडो वाला एक स्पेसिफिक पोजीशन पे काटता है, ठीक है, जस्ट लाइक एज हिंदू टू। सो इंस्पेक्ट, अब इनके पास प्रॉपर्टी क्या है भाई एंडोन्यूक्लियस के पास, कि इंस्पेक्ट कर सकता है लेंथ की डीएनए को और उस पे हिसाब से काटेगा। और काटेगा क्या है भाई, ये शुगर फॉस्फेट के बैकबोन से काटता है। और काटेगा कहाँ पे, वो स्पेसिफिक सीक्वेंस कैसे पहचानेगा, पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस पे, एक और स्टेटमेंट, ठीक है, ऑफ डीएनए। बहुत सही, तो ये भी आ जाएगा एक। तो देन अभी ये वेक्टर मैंने तुमको बता दिया है। अब इकोराई की साइड जो है तुमको हमेशा याद कर रखना है, गट्टा सी करके इसको याद करते हैं, ठीक है ना। और ये जी और ए के बीच में हमेशा काटता है, तो ये 100% तुम्हें रटा हुआ होना चाहिए। इकोराई की साइड गट्टा सी करके याद करते हैं, 5 प्राइम से 3 प्राइम GAATTC 100% याद करके रखना है। 6 सीक्वेंसिंग के ऐसा रहता है, ठीक है ना, बेस पेयर की। सो ये सारी बातें हो जाती हैं। देन हमारा वही वेक्टर डीएनए को हम इंटरेस्टेड जीन के साथ डाल के कट करके रिकॉम्बिनेंट एंडोन्यूक्लियस यूज करके कॉम्प्लीमेंट्री एंड बना के उसके अंदर घुसा देंगे, कह देंगे भैया कि ठीक है बन चुका है। अब डीएनए लाइगेज लगा के हम फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड करेंगे, ठीक है ना। डाइएस्टर, अगर एस्टर लिख देगा तो गलत हो जाएगा, इसलिए फॉस्फोडाइएस्टर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी रिकॉम्बिनेंट भाई कैसे बनाओगे और इसकी जरूरत क्या है, सबसे पहले तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम चाहिए और डीएनए लाइगेज चाहिए, ठीक है। पैलिंड्रोमिक साइड पे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस वाला आगे काट के चला जाएगा और कह देगा भैया लो हमारा काम हो गया, तुम जोड़ लो अपने डीएनए लाइगेज से अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट चिपका के, ठीक है ना। और ऑलवेज रिमेंबर कि सेम टाइप का ही रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस होना चाहिए ताकि सेम टाइप के स्टिकी एंड्स जनरेट हों। अगर डिफरेंट हो गया जनरेट तो भाई वो जुड़ेंगे नहीं, है ना, चिपकाने से। तो अगर तुमको ऐसा मैं स्टेटमेंट बना के दे दूं कि जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस हैं उसके स्टिकी एंड्स फैसिलिटेट करते हैं डीएनए लाइगेज की प्रॉपर्टी को, तो ये क्या ट्रू है, तो हाँ 100% ये ट्रू है, ठीक है। ये सारे जो स्टेटमेंट मैं अभी बता रहा हूँ तुमको, ये 100% क्वेश्चन बन के आते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से अच्छे से सुन के कर लो। 5 प्राइम से 3 प्राइम, ठीक है, गट्टा सी करके बता दी हूँ मैं। और AG के बीच में हमेशा काटेगा, लाइक इधर से ये तो इधर का गायब कर देगा और इधर का रखे रहेगा, है ना। तो ये सारी बातें हो जाती हैं, जैसा कि तुम देख सकते हो ये स्लाइटली अवे वो पैलिंड्रोमिक साइड से AG के बीच में काटेगा, 6 बेस पेयर की पैलिंड्रोमिक साइड से ब्लंट एंड बनाएगा। और फर्स्ट डिस्कवर्ड रेस्ट्रिक्शन एंजाइम HEND2 जो कि हेमोस्पिलियस इन्फ्लुएंजा से आया है। मोस्ट कॉमन रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या है, इकोलाई। अब जैसे MBI में भाई हर दूसरा साइंटिस्ट चूहे को बलिदान दे रहा था, वैसे ही बायोटेक्नोलॉजी में हर एक भाई मोस्ट कॉमन रेस्ट्रिक्शन एंजाइम रहेगा इकोलाई। कुछ भी जीन ऑफ इंटरेस्ट डालना है, कुछ भी करना है, इकोलाई ले आओ, 20 मिनट में करेगा एप्लीकेशन, ठीक है। सो एशरिया कोलाई RY13 करके इसको करते हैं, ठीक है। वही सारी बातें हैं, बस यहाँ पे थोड़ी सी MBI की बातें करनी है, GAATT करके ज्ञान दे दिया है तुमको, तो कंफ्यूज होना नहीं है इसमें, ठीक है ना। सिंपल सी वही बातें हैं जो कि मैं बता रहा था तुमको। AG के बीच में काटेगा इधर से इधर, यहाँ पे तुम देख सकते हो गायब हो गया, इधर का इधर पे गायब हो गया, ठीक है। ओवर हैंगिंग स्टिकी एंड्स होते हैं, या फिर स्टैगर एंड कह सकते हो तुम, या फिर नॉन हाइड्रोजन बॉन्डेड एंड्स, ठीक है। अपने काम करके RE वाली साइड पे आएगा और कर लेगा। अब यहाँ पे इलेक्ट्रोफोरेसिस जल वाली सारी बातें हो जाती हैं शुरू, ठीक है। यहाँ पे देख लिया हमने, और ये सारी अपोजिट साइड भी देख ली, स्टिकी एंड्स रहता है, और फॉर्म करेंगे आफ्टर डीएनए लाइगेज, हाइड्रोजन बॉन्ड्स आएंगे, चिपका देंगे और सारी बातें हो जाएंगी, ठीक है। तो अभी हम बात करेंगे सेपरेशन या फिर आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट कैसे होता है। सबसे पहले हम यूज़ कर रहे हैं एग्रोस जेल ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे सबसे पहला मैट्रिक्स चाहिए एग्रोस का, जो कि रेड एल्गी, जो कि हमने P2G2 पे याद किया है, ठीक है ना। P2 मतलब कि पॉलीसिफोनिया और पॉलीस्फायरा और जेलिडियम ग्लिसेरिया। ये सीविंग प्रॉपर्टी रखता है कि मतलब ऐसा छन सकती है, ऐसी प्रॉपर्टी है, ठीक है ना। और ये कहाँ से मिलता है भाई, नेचुरल पॉलीमर है सीवीड का, ठीक है। तो अब एग्रोस जेल में डीएनए जो है उसको हम स्टेंड कर देते हैं विद द एथाइल ब्रोमाइड, जिसको हम देख सकते हैं अंडर द यूवी लाइट, और इसी से हम पता करते हैं कि कौन किसका बच्चा भी है, और इसी से हम पता कर लेते हैं कि क्या तो नाम था कि क्राइम इन्वेस्टिगेशन में पर्सन सेम है या नहीं है, ठीक है। सो सेपरेट करेंगे इसी टेक्नोलॉजी से, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड वाली बातें आ जाएंगी, और बेस्ड ऑन द साइज ये सारी बातें होती हैं। कैथोड तुमको पता है डीएनए नेगेटिव चार्ज है, इसीलिए हिस्टोन मेरा पॉजिटिव चार्ज होते हैं, और H1 लिंकर विंकर प्रोटीन तुमने पढ़ा ही है ना, वो सारी बातें। अब कैथोड नेगेटिव है तो नेगेटिव से पॉजिटिव जाएंगे, हमेशा पहला वाला जो रहता है वो लोडिंग वाला रहता है, इसीलिए पहला वाला हमेशा खाली रहता है, दूसरे से सारी लोडिंग वेल्स में लोड होता है, और ये नेगेटिव से पॉजिटिव की तरह भागता रहता है बेस्ड ऑन व्हाट, बहुत सही, उसका साइज। अगर उसका ज़्यादा मोलिकुलर वेट रहेगा तो कम भागेगा, अगर सबसे हल्का है तो ज़्यादा दूर हो जाएगा। ऐसा समझ ले भाई, हवा फेंक के मार रहा है तो हल्का वाला ज़्यादा दूर गिर रहा है और कम वाला कम पास में ही आ रहा है, ठीक है।
सो डीएनए एक्सट्रैक्टेड जेल एलिवेशन, अब ये एलिवेशन भी 100% आएगा ही, पूछेगा। डीएनए एक्सट्रैक्ट करेगा जल से तो एलिवेशन की टेक्निक है। डीएनए का स्ट्रेन अगर इथाइल ब्रोमाइड है, ठीक है भाई, तो ब्राइट ऑरेंज बैंड, कितनी बार बताऊं, ठीक है। तो ऐसे फ्रेगमेंट्स हैं जो कि हम सेपरेट कर सकते हैं विद द डीएनए फ्रेगमेंट, उसका छोटा छोटा पार्ट। इट इज ऑल अबाउट हमारा जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंदर डीएनए मेरा नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल है जिससे हम सेपरेट कर सकते हैं बाय फोर्सिंग टू वर्ड्स एनोड नोड, ठीक है ना, बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना। अभी यहाँ पे बना के दे देगा कि एनोड नहीं कैथोड के साइड जाता है तो बदतमीजी हो जाएगी। ऑलवेज रिमेंबर कि एनोड के साइड जाएगा, ठीक है ना। एनोड मेरा क्या है, ये पॉजिटिवली चार्ज है और कैथोड मेरा नेगेटिवली चार्ज है। डीएनए मेरा नेगेटिव है, सो नेगेटिव से पॉजिटिव जाएगा तो पोलैरिटी मजा आएगा, ठीक है। सो ये मैट्रिक्स वेक्टर्स की बातें कर ली हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्लूडेड है, ये भी ध्यान देना है। मोस्ट कॉमन मैट्रिक्स एग्रोस का वही सीवीड वाली बातें आ जाएंगी, रिजॉल्व करके ये सारी बातें हैं। और एग्रोस जल स्मॉलर फ्रेगमेंट फार्दर जाएगा, ये 100% है, आएगा ही आएगा, ठीक है, अगर जल इलेक्ट्रोफोरेसिस से क्वेश्चन मिलेगा। डीएनए फ्रेगमेंट कैन बी विजुलाइज भाई वो स्टेनिंग वेस्टेनिंग करके, इथाइल ब्रोमाइड वाली की इंपॉर्टेंस बता रहे हैं, और यूवी रेडिएशन आएगा, ठीक है, ब्राइट ऑरेंज वाली बातें हैं और यूवी के साथ। इल्यूशन क्या है कि जो भी बायोग्रोस जल के अंदर तुमने जल पीस डाला है उसको तुम काट कूट के बाहर निकाल सकते हो, ठीक है। जैसे ये छोटा वाला है सबसे दूर पड़ा हुआ है और ये वेल है, पहला वाला जो है पहला एकदम खाली पड़ा है, यहीं पे चिपका हुआ है, यहाँ से सारी बातें होती हैं और ये सारी बातें हैं, ठीक है। सो टिपिकल एग्रोस जेल जो कि माइग्रेट कर रहा है अनडाइजेस्टेड लेन 1 वाली, और डाइजेस्टेड वाले 2 से 4 है, ये अनडाइजेस्टेड लेन है, 2 से 4 वाले डाइजेस्टेड लेन के वेल्स हैं। तो अभी हम वापस से शुरू करेंगे क्लोनिंग वेक्टर क्या है। जैसे कि मैंने तुमको स्टार्टिंग में बताया, कुछ भी तुमको बेसिस चाहिए जेनेटिक इंजीनियरिंग या फिर बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग का, क्या करना है, क्लोनिंग लाओ रे, फिर से अब क्लोनिंग करनी है। तो बायोटेक में मोस्ट एक्सप्लॉइटेड रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कौन सा है, बहुत सही, ई कोलाई R113, ठीक है, उठा के लाया भाई। अब तुम देखोगे क्या किसमें होता है। अब ऐसा तो है नहीं, जैसे तुम्हें पता है प्लांट की बॉडी अलग है, ह्यूमन की बॉडी अलग है, एनिमल की बॉडी अलग है, मतलब एनिमल ह्यूमन एक ही है। तो अब तुम ऐसा कौन सा यूज करोगे वेक्टर जो कि दोनों में हो जाए काम, है ना। तो सबसे पहला कॉपी नंबर की बातें करता हूँ, ये 100% बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि बहुत से बच्चे मिस कर देते हैं, पर तुम मिस नहीं करोगे बिकॉज हमारा रोल ही है भाई मोर देन एवरेज बेटर बनना, ठीक है भाई। मेरी अंग्रेजी मोर देन एवरेज क्या होता है, मतलब बेटर बनना है, तुम ये समझ सकते हो। सो कॉपी नंबर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ओराई साइड्स, ठीक है, जितनी ज़्यादा ओराई साइड उतना ज़्यादा कॉपी नंबर ऑफ जीन, ठीक है। तो क्लोनिंग वेक्टर वाली बातें हो जाती हैं। प्लाज्मिड तुम उठा सकते हो, बैक्टीरियोफेज वाली बातें, वहाँ पे कॉपी नंबर ज़्यादा रहता है इसलिए हम यूज़ कर रहे हैं। होस्ट सेल कौन सा चाहिए हमको वो भी देखना है, तो बैक्टीरियल सेल उठा के देख लो कि क्या है भाई, प्लाज्मिड इंटू डीएनए वाली बातें हैं, तो प्लाज्मिड और डीएनए दोनों जगह पे होगा। तो सबसे पहले आता है मेरा एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियम, ठीक है ना। तो ये क्या है, टीआई प्लाज्मिड इसका हम उठाते हैं, क्यों, क्योंकि ये ट्यूमर इंड्यूसिंग है, टीआई प्लाज्मिड का फुल फॉर्म आ रखा है तो ट्यूमर इंड्यूसिंग रट के रखना है, ठीक है। सो टीआई का मतलब होता है ट्यूमर इंड्यूसिंग। तो ये सारी बातें हो जाती हैं, हम आएंगे और यहाँ पे करके ख़त्म कर देंगे। और एग्रोबैक्टीरियम ये जो है रूट पे इन्फेक्ट करता है टोबैको की, ऑफ कोर्स, ठीक है। पर अभी हमने क्या किया है, इसको काट पीट के सही कर लिया है और हम इसको डिसार्म करके यूज़ कर रहे हैं इन डाइकोट फॉर द, ठीक है, ग्रो ट्यूमर क्या है, डाइकोट वाला है। तो यहाँ पे अगर तुमको सीरियल्स लिख के आ जाता है ना कि सीरियल्स में है या फिर पल्सेस में है, तो वहाँ पे हटा देना है, क्यों, क्योंकि ये डाइकोट बस में वैलिड है। सो प्लांट सेल में एग्रोबैक्टीरियम ट्यूनिफेशियम और टीआई प्लाज्मिड। रेट्रोवायरस कैंसरस होता है इसीलिए हम इसको डिसार्म करके डालते हैं इन एनिमल सेल, ठीक है। तो ये सारी बातें हो जाएंगी। और बैक्टीरियोफेज वाला तुमको बैक्टीरिया के अंदर करना है और ये सारी बातें हो जाती हैं और ये मस्ट टू लर्न है, इसको ध्यान देना है। प्लाज्मिड का बैक्टीरियोफेज है, रेप्लिकेशन विद इन द डीएनए, ठीक है, बिकॉज ऑफ देयर हाई नंबर, हमको हाई नंबर ऑफ ओराइसाइड भी चाहिए, अगर 15 से 10 कॉपी बन सकता है, ठीक है ना, समझ में आएगा। सम प्लाज्मिड में है 1 to 2 पर सेल्फ, वेयर एज में है 15 से 100। तो ये भी पूछा सकता है कि कहीं कहीं पे कुछ प्लाज्मिड में भाई 1 से 2 होता है पर सेल, कहीं कहीं पे 15 से 100 कॉपीज भी हो सकती हैं, ठीक है। तो सिंपलेस्ट क्लोनिंग वेक्टर कौन सा भाई, प्लाज्मिड है, डीएनए वाला, ठीक है। फीचर यू वांट ए क्लोनिंग वेक्टर, सबसे पहला तो ओराइसाइड होना चाहिए, सेल्फ रेप्लिकेटिंग एबिलिटी होनी चाहिए बेसिकली ओराइसाइड का। देन सेलेक्टेबल मार्कर जीन होना चाहिए, या फिर तुम कह सकते हो एम्पर या फिर टैट होना चाहिए। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन होते हैं बेसिकली एम्पर टैट, ठीक है। अल्फा बीटा गैलेक्टोसिडेस वाले जीन होना चाहिए, बेसिकली ये तुम्हारा ब्लू ब्लैक वाइट कॉलोनीज वाली बातें करेगा, ठीक है। देन क्लोनिंग साइट्स कौन से होते हैं, रेस्ट्रिक्शन साइट्स होते हैं, जहाँ पे तुम एक्चुअल में काट पीट के अपना टारगेटेड जीन डालते हो और मजे मारते हो, ठीक है। तो ये सारी बातें हो जाती हैं, जहाँ पे तुम देख सकते हो ये कैसे कैसे हो रहा होता है कि एक सुंदर सुंदर सा पड़ा था एकदम जी रहा था, इसको मैंने काट पीट के दूसरा इसका और डाल दिया और उसका जीवन बर्बाद करके बोला कि तो मेरे मनचाहा का जीन बनाएगा। अब दिक्कत ये हो जाती है दोस्तों कि जब भी कोई नॉर्मल पर्सन पड़ा है, ठीक है ना, मान लो ये नॉर्मल ऐसे ही पड़ा हुआ है, पर मैंने इसका जीवन जो अच्छा खासा चल रहा था गोल गोल सा, इसके जीवन में मैंने कट लगा के अपने मनपसंद का कुछ भी जीन डाल दिया। तो अब प्रॉपर्टी क्या है इसकी, जो मनचाहा ये रोज रोज का जो काम कर रहा था अब ये काम नहीं कर पाएगा, ठीक है।
जिसकी वजह से क्या होगा कि ये प्रॉपर्टी खो देगा अपने काम करने की। इट मीन्स कि तुम अगर ये जैसे तुम्हारा गोल गोल का उसका ज़िंदगी है, एकदम मस्त से चल रहा है ज़िंदगी, कोई दिक्कत नहीं है, पर तुमको अलग ही जेनेटिक इंजीनियरिंग करनी है, तो तुम क्या करते हो, टर्ट वाले रीजन की बैम H1 वाली एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन खा जाते हो और इसी के साइड में तुम लगाते हो तो अपने मन का पसंद का जीन। ठीक है, तो अब होगा क्या कि ये बैम H1 वाली जो बातें हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, ये रिमूव हो गया है, तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट अब ये नहीं रहेगा। ठीक है, इट मीन्स कि ये रिकॉम्बिनेंट हो गया है, तो वाइट कॉलोनाइज जनरेट करेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा सबसे पहले। ठीक है, तो अब इसको याद कराने के लिए सबसे परफेक्ट ट्रिक मैं तुम्हें अभी बता रहा हूँ। ठीक है, ताकि तुमको ये गोला वोला याद ही न करना पड़े, एकदम मन में ऐसे सेट हो जाए, क्या गोला, हाँ दाएं बाएं ऊपर नीचे। ठीक है, ऐसा करके याद करा दूंगा। तो आओ कर ही लेते हैं इसको। सबसे पहला लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड मतलब तुम्हारा ऐसा लेफ्ट हैंड का वो बी बनना जाता है ना ऐसे करके। ठीक है, तो ऐसा करोगे तो तुम्हारे हाथ से बी बन जाएगा, सो बायां हाथ तुम्हारा लेफ्ट साइड। इसको अप्पू करके याद करते हैं, मतलब कि एम्परसिलिन नाम की जो साइट है। अच्छा, एक और मस्ती बात है जो कि एनसीईआरटी में तुमको ऐसे देखने को मिलेगी नहीं, पर अगर तुम नोटिस करोगे सिलन या फिर ऐसा लाइन करके या फिर सिन करके बातें हो रही होती हैं। ठीक है ना, फेनियोनिकोल इसमें तो नहीं है वैलिड, बट इसमें है। तो मेजोरिटी और जनरली ऐसे अगर तुमको देखने को मिल जाता है सिन आइन करके, तो इसमें होता क्या है कि ये मोस्टली एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन होते हैं। ठीक है ना, और ये सेलेक्टेबल मार्कर वाली बातें करेंगे, और यहीं पे तुमको ट्रांसफॉर्मेंट है कि नहीं है ये सारी बातें भी आ जाती है। गॉट इट। तो ये लेफ्ट साइड में हमने देख लिया एम्परसिलिन वाली पावू पास्टू करके होता है। ठीक है ना, बहुत से लोगों को पावू और पास्ता बहुत ज़्यादा पसंद होता है। पास्ता का ऑलवेज 1 है और यहाँ पे पावू का भी 1 है। ठीक है, इसके बाद राइट साइड में तुम्हारा 13 साल बाम करके करके याद कर सकते हो। ठीक है ना, अभी तुम ट्रिक कुछ भी बना सकते हो खुद से याद करने के लिए। मेरा मेजर रूल बस ये है कि मैं तुमको ये याद करा दूं कि इसको तुम लेफ्ट साइड करके पार्ट करो एंड इसको तुम राइट साइड करके पार्ट करो। ठीक है ना, 13 साल बाम करके, मतलब टच या फिर केनामाइसिन जो होता है वो साल और बैम वाली साइड होता है। देन टॉप पे ECH रेजिस्टेंट जीन रहता है जो कि इकोराई, क्ला एंड हिंद 3 रहता है। बॉटम पे तुमको ओराई प्रेजेंट रहेगा और रॉप प्रेजेंट रहेगा। रॉप पे ऑलवेज रिमेंबर कि पावू 2 करके प्रेजेंट है साइड, और ये क्यों रिस्पॉन्सिबल है, इंपॉर्टेंट है भाई, प्रोटीन के लिए। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी हो गया, रॉप कोड्स फॉर द प्रोटीन इन्वॉल्व इन द रेप्लिकेशन, इसलिए इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो ये भी तुम्हारा आ सकता है रॉप वाला, तो इसको भी मार कर लो फटक से और रट लो। ठीक है, तो समझ आ गया ना, कोई दिक्कत तो है नहीं अपने को। अब एनसीईआरटी में और आई साइट्स अभी मैंने तुमको बता दिया, रेप्लिकेशन करने की एबिलिटी है, रेप्लिकेशन जहाँ पे स्टार्ट हो सके। सेलेक्टेबल मार्कर कौन कौन से हैं मेरे, एम्पेसिलिन और ये क्या है, क्लोरामा फेनिकोल। ठीक है ना, क्लोरामा फेनिकोल, टेट्रासाइक्लिन, कैनामाइसिन। ठीक है ना, कैनामाइसिन टेट्रासाइक्लिन सेम बातें हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है अगर ऐसे करके आ जाए। ठीक है ना, तो जीन इनकोडिंग रेजिस्टेंट वाले टू एंटीबायोटिक सच एज, ये सारी बातें हैं वही एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट वाली बातें हैं। ठीक है ना, तो अब भाई ये आइडेंटिफाई और एलिमिनेट करेंगे नॉन ट्रांसफॉर्मेंट या फिर सिलेक्टिव परमिएबिलिटी ग्रो करेंगे हम विद द ट्रांसफॉर्मेंट। तो अब यहाँ पे होता क्या है दोस्तों, यार ट्रांसफॉर्मेंट, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, रिकॉम्बिनेंट, ये बकवास फिर से आ गई है ना। रिकॉम्बिनेंट का मतलब तो तुम्हें बता दिया मैं कि अच्छा खासा भला जिंदगी जीता हुआ इंसान को तुम कुछ भी उसके जीवन में डाल दो और अपना मनचाहा जीवन बनवाओ। ठीक है, अब ट्रांसफॉर्मेंट क्या है, सबसे पहली बात, जरूरी नहीं है कि जिस गोले में तुमने बदतमीजी की है वो बदतमीजी वाला गोला एक्सेप्ट करे, है ना। कुछ ऐसे विरोधी भी होते हैं, विरोधी क्या होते हैं, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट कहला जाते हैं। ठीक है, रिकॉम्बिनेंट तो दोनों है, पर एक नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है, एक ट्रांसफॉर्मेंट है। ट्रांसफॉर्मेंट अडेप्ट कर लेता है, ठीक है भाई क्या अब डाल ही दिया जिंदगी में तो कैसे भी करके चला लेंगे। दूसरे रहते हैं हाँ भैया चेंज करो, हम करूंगा ही नहीं काम ऐसा करके, तो वो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट हो जाते हैं। यहाँ पे समझ आ गया तुमको। ठीक है, अभी तुम लोग अपने हाथ से ड्रॉ कर लेना मेरी बातें जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। ठीक है, ताकि तुम्हें कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, और दिमाग में सेट हो जाए। प्लाज्मिड का डीएनए PBR322, ये भी बहुत ज़्यादा यूज होता है, आर्टिफिशियल प्लाज्मिड डीएनए है। ठीक है, क्लोनिंग साइट इन ऑर्डर टू लिंक भाई एलियन डीएनए, हम वही है कि वेक्टर वेक्टर को कुछ करते हैं, वेक्टर नीड्स टू वेरी फ्यू सिंगल रिकॉग्निशन साइट है, कॉमनली बाय रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज करते हैं हम। प्रेजेंस ऑफ मोर देन 1 रिकॉग्नाइजेशन साइट हो सकती है वेक्टर के अंदर, जिसकी वजह से सेवरल फ्रेगमेंट्स जनरेट हो सकते हैं, जिसकी वजह से कॉम्प्लिकेटेड चीज़ हो सकती है। तो तुमको ऑलवेज ऐसा चाहिए जो कि हर जगह से नहीं फट सके भाई, एक पर्टिकुलर एरिया से ही फटे, है ना। क्योंकि अगर हर जगह से फट जाएगा तो भाई बदतमीजी हो जाएगी ना, ऐसे मिक्स हो जाएगी सारी बातें और कॉम्प्लिकेट हो जाएंगी चीज़ें। इसीलिए ऑलवेज रिमेंबर कि ऐसा तुमको चाहिए जो कि एक साइड से ही कटे, और ज़्यादातर वही ठीक रहे, ज़्यादा फालतू की चीज़ें कॉम्प्लिकेट नहीं करनी है। लाइगेट करके तुम एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन के साथ अपना उसको रिकॉम्बिनेंट और ट्रांसफॉर्मेंट बना के मजे मार सकते हो। रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड भाई ट्राइसाइक्लिन इंस्ट्रक्शन कर दिया, वही है कि नॉन रिकॉम्बिनेंट और ट्रांसफॉर्मेंट वाली बातें आ जाती हैं, वही जो मैं तुमको बता रहा हूँ ना कि उसका मन है भाई फिर कर लेगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करेगा तो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट हो जाएगा। ट्रांसफॉर्मेंट है तो बहुत अच्छा है, और रिकॉम्बिनेंट तो नॉन रिकॉम्बिनेंट वाली भी बातें हैं।
ये तुमको 100% याद कर लेना है ताकि तुमको इससे कोई भी प्रॉब्लम ना आए, ठीक है ना। टट में 13 साल वाम, मतलब कि 13 में साल आ जाएगा और वाम आ जाएगा। अप्पू, अप्पू में आएगा मेरा पप्पू, मतलब कि पापू और पश्टू, ठीक है। टॉप पे तुम्हारा ECH, इकोराई, क्ला एंड हिंद 3। डाउन पे आएगा ओराई एंड ड्रॉप, ड्रॉप पे मेरा क्या करेगा, प्रोटीन वाली बातें करेगा, ठीक है। क्वेश्चन रिपीट होंगे 100% यहीं से आएगा, इसलिए 2-3 बार करा दिया हूँ ताकि तुमको दिक्कत ना हो, ठीक है। तो अब ये सारी साइड्स हैं या फिर तुम पॉसिबिलिटीज़ देख सकते हो कि मैंने PBR 322 लेके सारी वो कर ली हैं बातें, और इसको मैंने काट पीट के उसकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ डाल दिया है। अब मैंने उसको डिवाइड कराया है बैक्टीरियल सेल को। तो सबसे पहले हम इंसेशनल इनएक्टिवेशन, अब ये जो सारी बातें हैं इसी को हम इंसेशनल इनएक्टिवेशन कहते हैं, कि कुछ भी मैंने डाला जिसकी वजह से जो उसकी एक्चुअल प्रॉपर्टी थी वो इनएक्टिवेट हो गई है, दैट इज इंसेशनल इनएक्टिवेशन। आ गया समझ में, ठीक है। एक अच्छा खासा जीता हुआ इंसान जिसके ऊपर मैंने उसका एक हाथ पांव तोड़ के फेंक दिया, जिसकी वजह से उसका क्या है भाई, चलना फिरना बंद हो गया, दैट्स इट, इंसेशनल इनएक्टिवेशन, ठीक है। तो 3 पॉसिबिलिटी भाई, एम्पियर या फिर वो एम्पर साइक्लिन या फिर टर्ट है तो रेजिस्टेंट है। तो अगर तुमने नॉन ट्रांसफॉर्मेंट की एक्सेप्ट ही नहीं किया कि क्या बदतमीजी कर रहा है, क्या घुसेड़ रहा है भाई मेरे अंदर, ऐसा करके, तो ये मना कर देता है, कहता है मैं तेरा काम नहीं करेगा चाहे तू मेरे को कुछ भी दे दे, ठीक है। इसके बाद आते हैं ये मेरा एम्पर या फिर एम्पर साइक्लिन रेजिस्टेंट या फिर टच वाले, ठीक है ना। तो सबसे पहले इसमें क्या रहेगा, ट्रांसफॉर्मेंट है बट रिकॉम्बिनेंट नहीं है। ट्रांसफॉर्म तो हो गया है ये, पर इसने एक्सेप्ट नहीं किया है भैया कि ठीक है अगर जबरदस्ती घुसा दियो तो पड़ा रहे, पर मैं काम हम नहीं करूंगा तुम्हारा, ठीक है ना। नॉन रिकॉम्बिनेंट है, मतलब वो राइट साइड में नहीं चिपका है बेसिकली। देन इंसेशनल इनएक्टिवेशन की एम्पियर और टट दोनों प्रेजेंट है। सो तुमने अगर एम्पियर वाली बदतमीजी की है तो ये वाला इनएक्टिवेट हो जाएगा, अगर इसके साथ बदतमीजी की है तो ये इनएक्टिवेट हो जाएगा। अभी मैं बदतमीजी कर रहा हूँ एम्पियर वाले रेजिस्टेंट जीन के साथ, मतलब कि इसके अंदर क्या हो रहा है, इंसेशनल इनएक्टिवेशन। तो ट्रांसफॉर्मेंट भी है, उसके राइट साइड में चिपक भी गया है, तो ये काम करेगा मेरा पूरा, ठीक है। समझ आ ही गया होगा तुमको। अभी हम ब्लू व्हाइट कॉलोनीज को देखते हैं। सबसे पहले तुमको हमेशा वो पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें वाली याद करके रखनी है टेक्निक, मतलब कि तुमको सफ़ेदी की चमकार चाहिए ताकि तुम्हारा सब कुछ क्रोमोजोनिक सबस्ट्रेट बोले और बोले कि भाई मैं तेरा काम कर रहा हूँ, ठीक है ना। जो सफ़ेद इंसान है वो तेरा काम करा रहा है, ठीक है। मतलब कि क्या है, होस्ट गर्ल्स के अंदर तुमने रिकॉम्बिनेंट और इंसेशनल इनएक्टिवेशन करा के इसका जीन इनएक्टिवेट करा के जो तुमने जीन भरा है वो मेरा मल्टीप्लाई हो रहा है और इसी वजह से वो व्हाइट कॉलोनी दे रहा है। पर अल्फा बीटा गैलेक्टोसिडेज भाई सेलेक्टेबल मार्कर जीन ये नॉन रिकॉम्बिनेंट है, मतलब कि एक्सेप्ट जो तुमने डाल दिया है जबरदस्ती, इसने DNA नहीं किया है और राइट साइड में कॉपी नहीं किया है, तो टारगेट जीन जो है एब्सेंट है, मतलब कि इंसेशनल एक्टिवेशन नहीं हुआ है, कि मतलब कि जो जैसा था वैसे ही पड़ा है, ठीक है। तो अब ये अल्फा बीटा फंक्शनल ही रह जाएंगे, जिसकी वजह से भाई ये क्रोमोजोमिक मेटाबोलाइज करेंगे और नीली कलर की कॉलोनी देंगे। नीला वाला बदतमीजी है, सफ़ेदी वाली काम की बात है, ठीक है। तो ये सारी बातें हो जाती हैं। इनएक्टिवेशन ये सारी बातें बता दिया हूँ। बीटा गैलेक्टोसिड इंसर्शन एक्टिवेशन क्या है भाई, कुछ भी क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट जो है वो ब्लू कलर की कॉलोनीज देगा अगर तुम्हारा प्लाज्मिड भाई क्या है कि इंसर्ट नहीं किया है अपने अंदर, ठीक है। इंसर्शन इनएक्टिवेशन में बीटा गैलेक्टोसिडेज क्या रहता है कि कोई भी प्रोड्यूस नहीं करता है एनी कलर और हेंस इट विल बी रिमेन वाइट, ठीक है। और इसी को हम आइडेंटिफाई करते हैं एज अ रिकॉम्बिनेंट कॉलोनीज। तो अभी एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियम हमने देख ही लिया है, इसका क्या बात है भाई, डाइकोट प्लांट के साथ मजे मारेगा। अगर कभी भी बदतमीजी करता है भाई एग्रोबैक्टीरियम के साथ कि कह देगा कि मैंने मोनोकॉट या फिर सीरियल वीरियल या फिर मोनोकॉट का कोई भी ऐसा प्लांट का नाम डाल दे, अगर बोल दे कि ट्यूमिफेशियम के साथ इसके साथ मैंने ये कर दिया है वो कर दिया है, तो ऑलवेज फॉल्स रहेगा। क्यों? क्योंकि ट्यूमिफेशियम ऑलवेज डाइकोट के साथ करता है, ठीक है ना। ये बहुत सारे बच्चे मिस्टेक करते हैं पर तुम नहीं करोगे क्योंकि तुम्हें याद है डाइकोट प्लांट, ठीक है, उसी के साथ डिलीवर्ड, ठीक है ना। तो TDNA, अब बहुत से लोग ऐसा TDNA का फुल फॉर्म ही भूल जाते हैं। TDNA क्या है भाई, ट्रांसफॉर्म DNA है, ठीक है ना। ऐसा ट्रांसफर ट्रांसक्रिप्शन ऐसा करके अगर कुछ है तो नहीं, ठीक है। क्या है, ट्रांसफॉर्म DNA। और द प्लांट सेल ट्यूमर वाली है बातें, तो डायरेक्ट दिस ट्यूमर प्रोड्यूस करेंगे केमिकल रिक्वायर्ड पैथोजन। और रेट्रोवायरस में तुमको पता है कि वो कैंसरस होते हैं, इसलिए हमको डिसार्म करके वो कर लेते हैं अपना काम, ठीक है। फिर से वेक्टर की बातें थोड़ी सी तो देख लोगे, NCERT हमेशा रिपीट करती बातें। तो ट्रांसफॉर्म, तो अभी थोड़ा सा और है, ट्रांसफर ऑफ DNA इनटू होस्ट सेल कैसे करोगे तुम। सबसे पहले तो तुमको एक क्लोनिंग वेक्टर बनाना है, तो सबसे पहले उसको तुम डिसार्म करोगे। डिसार्म करने के लिए सबसे पहले तुमको कॉम्पिटेंट होस्ट सेल चाहिए, लाइक या सिमिलर टू सिमिलर। ऐसा नहीं है ना कि तुम एकदम 360 जो अलग ही है बैक्टीरिया उसके अंदर डालोगे, वो काम ही नहीं करेगा, एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, इसलिए, ठीक है। तो सबसे बेस्ट तरीका है तुम केमिकल ट्रीटमेंट कर दो, 42 डिग्री सेल्सियस में तुम हीट शॉक दे दो एंड देन उसको कोल्ड शॉक दे दो, ठीक है। सो क्या करना है, चिल्ड मेरा वो रहेगा, कैल्शियम 2 पॉजिटिव के साथ ट्रीट करेंगे उसकी सेल वॉल और मेम्ब्रेन को, पोर्स को, ये सब करके ये सारा कर देंगे काम। देन आता है मेरा बायोलिस्टिक जीन गन, ठीक है ना, जहाँ पे क्या करेगा कि गोल्ड और टंगस्टन जैसे हैवी मेटल्स को तुम प्रैप करके करते हो और ये सारा काम होता है प्लांट के सेल
वॉल पे। वैसे भी तुमको पता है कि डीएनए मेरा हाइड्रोफोबिक है तो वो अंदर घुसा रहता है, ठीक है, और हाइड्रोफिलिक है तो ये बाहर साइड रहती है, ठीक है, मेम्ब्रेन। सो माइक्रो इंजेक्शन फॉर द एनिमल्स, एनिमल्स में तुम डीएनए इंट्रोड्यूस करा सकते हो इन द न्यूक्लियस, और माइक्रो इंजेक्शन ऑलवेज फॉर द एनिमल्स, ये भी 100% तुमको याद करके रखना है, ठीक है। ये टी डीएनए क्या है, ट्रांसफॉर्म डीएनए है, दैट्स इट, यही आता है तुम्हारा, ठीक है। और प्लांट सेल इनटू ट्यूमर यूमर, ये क्या है भाई, प्रोड्यूस कर रहा है केमिकल रिकॉर्डिंग, ये सारी बातें बकवास हैं बेसिकली, मैं तुमको पहले बता चुका हूँ। रेट्रोवायरस कैंसरस, इसीलिए डिसार्म करके उसको हम एनिमल के अंदर यूज़ करेंगे, और जो मेरा एग्रोबैटियम ट्यूमीफेशियम है वो मेरा डाइकॉट प्लांट के अंदर में यूज़ करूँगा। टोबैको प्लांट की रूट में टीआई प्लाज्मिड दुख देता था, जिसको हमने डिसार्म करके अपने लिए काम का बना लिया है। ट्यूमर इंड्यूसिंग टीआई का फुल फॉर्म होता है, और ट्यूमीफेशियम ये मॉडिफाइड, ये सारी बातें हैं। मोर पैथोजेनिक है, इज नो मोर पैथोजेनिक टू प्लांट बट स्टिल एबल टू, मैकेनिज्म जो है इसका डिलीवरी ऑफ जीन वो हमारे काम का है, इसलिए हम इसको यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। और नो मोर हार्म क्यों है, क्योंकि हमने इसको डिसार्म कर लिया है। कॉम्पिटेंट होस्ट या फिर ट्रांसफॉर्मेंट ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए वाली बातें हमने कर ली है, कैसे क्या बनाते हैं वो भी है। हीट शॉक हमने देखे और उसका होल्ड शॉक दिया, जिसकी वजह से उसकी सेल जो है मेम्ब्रेन जो है पोरस हो गई है। माइक्रो इंजेक्शन ओनली इन एनिमल्स, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने के लिए न्यूक्लियस में डायरेक्टली इंसर्ट कर दो। न्यूक्लियस की जगह साइटोप्लाज्म और एस्टोप्लाज्म करते हैं तो गलत हो जाएगा। इसके बाद बायोलिस्टिक जीन गन, हैवी मेटल जैसे टंगस्टन और गोल्ड को हम डालते हैं, और जिसकी वजह से ये सारी बातें हो जाती हैं। बेसिकली बम्बार्ड करते हैं विद द हाई वेलोसिटी ऑफ माइक्रो पार्टिकल्स। हैवी पार्टिकल कर देगा तो गलत हो जाएगा, ठीक है। डिसार्म पैथोजन ऑलवेज यूज होगा। सो ये सारी बातें हो जाती हैं। देन आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल क्या है भाई, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है बट कॉमन सेंस से लगाना है। सिंपल सा, सबसे पहले न्यूक्लिक एसिड है, जेनेटिक मटेरियल हमको पता है विदाउट एक्सेप्शन हर एक ऑर्गेनिज्म के। तो ब्रेक करेंगे सेल्फ को तो ओपन करने पे क्या क्या चाहिए, ओपन करने के लिए क्या क्या चाहिए, सारा कंपोनेंट्स अदर देन डीएनए तुम डिजोल्व करना चाहोगे। लाइसोसोम फॉर द बैक्टीरिया, सेल्यूलेज फॉर द प्लांट सेल, एंड काइटिंग फॉर द फंगाई, ठीक है, उसकी मेम्ब्रेन्स की बेसिकली बात है। देन आरएनए को रिमूव करने के लिए आरएनए यूज़ करोगे तुम, राइबोन्यूक्लियेसेस। प्रोटीन को यूज़ करने के लिए प्रोटीज यूज़ करोगे। डीएनए ही चाहिए तो तुम डीएनए को कभी भी नहीं करोगे, ठीक है ना। डीएनए इज अल्टीमेट प्रेसिपिटेट आउट आफ्टर द एडिशन ऑफ चिल्ड इथेनॉल। तो डीएनए में बेसिकली तुम क्या करोगे, चिल्ड इथेनॉल मिलाओगे। चिल्ड इथेनॉल मिलाओगे तो तुमको एक कलेक्शन ऑफ फाइन थ्रेड्स मिलेगा, जिसको हम कहेंगे सस्पेंशन, एज यू कैन सी हियर, ठीक है। ऐसे सस्पेंशन मिलेगा कब, चिल्ड इथेनॉल डालने पे। सो आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल में क्या है, सेल वॉल का डिस्ट्रप्शन करेंगे। प्लांट है तो सेल्यूलोज डालो, और फंगाई है तो काइटिन डालो, या फिर चिटिनेज डाल दो, और एज लगाना चाहिए बस। बैक्टीरियल है तो लाइसोजाइम डाल दो। रिमूवल ऑफ आरएनए या प्रोटीन, और डीएनए को कभी भी नहीं करना है, क्यों, क्योंकि डीएनए ही तो चाहिए। और प्रेसिपिटेट ऑफ डीएनए आएगा आफ्टर द चिल्ड इथेनॉल ऑफ स्पूलिंग, ठीक है। तो अभी ये सारा कार्यक्रम करने के बाद फिर से आ गया है स्पेसिफिक लोकेशन वाली बातें। एग्रोस जेल का हमने सारी बातें देख ली हैं। देन ये नेगेटिव है तो वो हमेशा मूव करेगा टुवर्ड्स द पॉजिटिव, इलेक्ट्रोड टुवर्ड्स द एनोड। जीन ऑफ इंटरेस्ट मैंने ये सारा कुछ करके उसका लाइगेट करके डाल दिया है। तो पीसीआर क्या होता है भाई, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन होता है। ये मैकेनिज्म होता है जिससे हम एम्पलीफाई करते हैं डीएनए को, ताकि हम उसकी मल्टीपल कॉपी जनरेट कर लें। अब जैसे मैं तुमको पीसीआर का बेस्ट एग्जाम्पल बताऊँ तो जैसे क्रिमिनल जहाँ पे लोग रहते हैं उनका तुमको डीएनए मिल गया है, तो काफ़ी छोटा सा है, तो उसको एनालाइज करने के लिए तुम बहुत ज़्यादा साइंटिस्ट के पास जाना चाहते हो, तो पीसीआर कर लो ताकि तुम उसका डीएनए एम्पलीफाई करके हर जगह दे सको। तो इन विट्रो एप्लीकेशन कैसे करेंगे भाई, डीनेचुरेशन कर लो, एनीलिंग, देन एक्सट्रैक्शन कर लो, ठीक है ना। इसको डीएई करके याद करते हैं, डाई करके, ठीक है ना। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और अगर इसको तुमने 30 टाइम्स पीसीआर कर दिया तो ये बिलियन मिलियन टाइम्स मिल जाएगा, अराउंड 1 बिलियन टाइम्स। क्यों, क्योंकि 2 की पावर में सारी चीज़ें चल रही होती है। अगर 2 की पावर 9 हो गया तो तुम अब समझ लो कितना ही हो गया। तो सबसे पहले डीनेचुरेशन किया 90 डिग्री सेल्सियस में भाई, औकात से ज़्यादा हीट दे दी। देन एनीलिंग मीडियम 50 से 55 डिग्री सेल्सियस। ओलिगो यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड्स वगैरह डीएनए के 2 सेट्स के प्राइमर लगाए और टेम्परेचर लो किया। देन एक्सट्रैक्शन में अगेन 72 डिग्री सेल्सियस कर दिया, ठीक है ना। तो अब तुम बोलोगे भाई ऐसा कोई एंजाइम तो है नहीं जो कि इतनी ज़्यादा हीट बर्दाश्त कर ले, ऑप्टिमम टेम्परेचर 50 से तो कम ही होगा, चाहे कितना भी कर लो तुम। तो अब इतना सारा कर रहे हो तो सब कुछ पीसीआर में एंजाइम की तो जरूरत पड़ेगी, तो ऐसा कौन सा एंजाइम यूज़ कर रहे हो तुम, ठीक है। तो वो हमारा टैग पॉलीमरेज होता है, जो कि होता है थर्मस एक्विटेस नाम के, उससे मिलता है हमको, ठीक है। सो ये सारी बातें हैं। टू सेट्स ऑफ प्राइमर चाहिए, तुम प्राइमर कोई भी लगा सकते हो, ठीक है ना। प्राइमर क्या होता है, बेसिकली स्टार्ट करने के लिए एक इनिशिएटर टाइप का मान लो, ठीक है। प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन डीएनए भाई, ये सारी बातें हैं एम्पलीफाइड करेंगे, और 1 बिलियन हो जाएगा अगर हम उसको 30 बार कर देंगे, ठीक है। सच एज रेप्लिकेशन करने के लिए थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज चाहिए ताकि वो हो सके। अब ये कौन सा बैक्टीरिया से किया था, थर्मस एक्विटेस नाम के बैक्टीरिया से आइसोलेट किया गया था, और रिमेन एक्टिव होता है इन इवन हाई टेम्परेचर, और इंड्यूस कर सकता हूँ इसमें मैं डीनेचुरेशन, और ये सारी बातें हो जाएंगी। और डबल स्टैंडर्ड डीएनए वाली बातें हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो अब इंसर्शन करेंगे तो कॉम्पिटेंट ऑफकोर्स रिसीव करेगा जो भी है,
और इधर उधर तो डालूंगा नहीं ना, जो काम का है उसी के अंदर तो डालूंगा मैं इंसर्शन का। देन उसको सेलेक्टेबल मार्कर पे जीन ऑफ इंटरेस्ट को मैं इंसर्ट कर दूंगा। तो ऑब्टेन कैसे करूंगा भाई फॉरेन जीन को? कुछ नहीं भाई, टारगेटेड जीन को आइडेंटिफाई करो, क्लोनिंग वेक्टर को उठाओ और होस्ट सेल के अंदर सेलेक्टेबल वाली जो रिस्ट्रिक्शन साइट्स है वहाँ पे चिपका दो, ठीक है ना। तो लार्ज स्केल कल्चर में उसको डालो, रिकॉम्बिनेंट उसका प्रोटीन फिर पाओ और अच्छे से करो। और इन सब भी के लिए तुमको लगेगा बायो रिएक्टर। क्यों? बाकी बायो रिएक्टर में तुम 100 से लेके 1000 लीटर तक ये सारी चीज़ें पा सकते हो। ऑब्टेनिंग फॉरेन जीन प्रोडक्ट क्या है भाई? अल्टीमेटली प्रोडक्शन है भाई डिजायरेबल प्रोटीन का। तो तुम ये सारा कुछ रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन बना लो अब इससे, ठीक है। तो सबसे पहले हमको बहुत ज़्यादा लार्ज क्वांटिटीज़ में चाहिए, तो डेवलपमेंट ऑफ बायोरिएक्टर्स हुआ इसीलिए जहाँ पे तुमको 100 से 1000 लीटर्स तक हम कल्चर कर सकते हैं कोई भी एक पर्टिकुलर, ठीक है ना, प्रोटीन। तो बायोरिएक्टर वेसल्स के अंदर ऐसे रॉ मटेरियल की तरह वो करेगा, ठीक है ना, पूरा रॉ मटेरियल उसके अंदर डालूंगा तो बायोलॉजिकली कन्वर्ट करेगा मेरा स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स, जो कि भाई इंडिविजुअल एंजाइम्स हो सकता है कुछ भी, ठीक है ना। अब इसमें तुम माइक्रोबियल प्लांट्स, एनिमल, ह्यूमन सेल्स या फिर कुछ भी यूज़ कर सकते हो। बायोरिएक्टर प्रोवाइड करेगा तुमको ऑप्टिमल कंडीशन ताकि तुम अचीव कर सको अपना डिजायर्ड प्रोडक्ट, चाहे तुम उसके अंदर कुछ भी बना रहे हो, ठीक है ना। ये बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग वाली बातें कर रहे हैं थोड़ी, ठीक है। तो अब इसमें ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है जो कि दे सकता है कि ऑप्टिमम ग्रोथ कंडीशंस देना पड़ेगा, टेम्परेचर, पीएच, सबस्ट्रेट, सॉल्ट, विटामिन्स एंड ऑक्सीजन। तो ये इंपॉर्टेंट है। मोस्ट कॉमन बायो रिएक्टर मेरा क्या है? स्टेट टाइप है, कि मतलब ऐसे गोल गोल घुमाते रहते हैं। घर में भी तो स्टेट टाइप का ही है, मतलब उसको तो तुम हाथ से करते हो, बायो रिएक्टर तो क्या ही है स्टेट टाइप का, ठीक है। तो ये मेरा स्टेट टाइप का है कि ये ऐसे घूमता रहता है, ठीक है ना। तो ये अगर किसी के घर में ऐसा दूध, दही, घी, मक्खन माता जी लोग निकालती हैं तो तुम देखते होगे कि वो ऐसा करके मिक्स करती हैं, है ना। तो इसमें तुमको स्टेराइल एयर है, कल्चरल ग्रोथ मिलेगा, फ्लैट ब्रेड है, ये फोम ब्रेकर मिलेगा, मोटर मिलेगा, एसिड बेस्ड पीएच कंट्रोल है, स्टीम डिस्टिलेशन है। तो यहाँ पे अगर तुम देख सकते हो तो ऊपर जो रहते हैं ये सारे फोम ब्रेकर रहते हैं, और ये जो नीचे वाला है पूरा ये जो घूम रहा है ये मेरा कल्चरल का ग्रोथ है, जहाँ पे बेसिकली तुम्हारा सारा मामला पड़ा रहेगा। सबसे ऊपर मोटर, उसके नीचे फोम ब्रेकर, और सबसे साइड में मेरा एसिड बेस वाला पीएच कंट्रोलर, और उसके नीचे थोड़ा सा स्टीम स्टेरलाइजेशन, ठीक है। तो अवेलेबिलिटी ऑफ O2 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि बैक्टीरिया डिमांड करता है फॉर द ग्रोथ, इसीलिए हम वो देते रहते हैं, ठीक है। सो गोल गोल घूमता है, O2 देता रहता है, ठीक है। ऐसा करके याद कर सकते हो। अब इसके बाद आता है भाई थोड़ा सा एडवांस, स्पार्क्ड वाला स्टेड टैंक। अब ये कैसा है भाई? सिंपल में तो तुमने किया कि गोल गोल घूम घूम के देगा। इसमें क्या रहता है कि बेसिकली बबल्स होते रहते हैं अंदर से, तो ये स्टेराइल है, O2 इसमें रहता ही है, ठीक है ना। सो इंक्रीज कर देंगे सरफेस एरिया ऑक्सीजन का, तो पूरा ट्रांसफर करता रहेगा। बबल है तो ड्रामेटिकली इंक्रीज कर देगा भाई ऑक्सीजन का ट्रांसफर एरिया। सो गैस एंटरटेनमेंट करती है, ये सारी बातें हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। और डीएनए तुमको पता है हाइड्रोफिलिक है, तो ये सारी बातें हो जाती हैं। सिंपल स्टेट वाला है तो क्या है, यूजुअली सिलेंड्रिकल, ऐसा सिलेंड्रिकल रहता है, और ऐसा चपटा वाला है तो क्या रहेगा मेरा, स्पार्क वाला। फैसिलिटेट करेगा मिक्सिंग ऑफ कंटेंट, मिक्सिंग ऑफ, ठीक है। ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी इंपॉर्टेंट है दोनों के अंदर। हैज़ एजिटेटर सिस्टम की ऑक्सीजन क्रिएटिवली हो सके, ठीक है ना। और फोम कंट्रोल सिस्टम रहे, फोम कंट्रोल सिस्टम इंपॉर्टेंट हो जाता है। फोम कंट्रोल सिस्टम ये ऊपर टॉप पे है, ठीक है। फोम कंट्रोल सिस्टम, टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम हुआ, पीएच कंट्रोल सिस्टम है, सैम्पलिंग पोर्ट है, और छोटा सा वॉल्यूम ऑफ कल्चर और विड्रॉ पीरियड, ये सारी बातें भी हैं, ठीक है। अब ये सारी बातें के बाद आता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेसिंग क्या होता है भाई। यहाँ पे तुम सेपरेट करते हो उसको, देखते हो क्या क्या है, मॉडिफाई करके उसकी क्वालिटी को टेस्ट करके तुम भेज देते हो। बेसिकली क्या है इसमें कि सबसे पहले प्रोडक्ट जो है वो तुम्हारा बन के आ चुका है और उसको मार्केटिंग करना है। तो मार्केटिंग करने से पहले तुम कौन कौन से स्टेप लोगे, तो उन स्टेप्स को हम डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस के अंदर पढ़ते हैं। सबसे पहले सेपरेट करोगे, प्योरीफाई करोगे, एंड देन उसके ऊपर टैग वैग लगा के प्रिजर्वेटिव डालोगे और भेज दोगे, ठीक है। क्लिनिकल ट्रायल्स करना रहता है ड्रग्स का, स्ट्रिक्टली क्वालिटी टेस्टिंग रहती है ताकि किसी भी टाइप का हार्मफुल ना रहे फॉर द ह्यूमंस, उसका भी ध्यान रखा जा सके, ठीक है ना। और ऑलवेज रिमेंबर कि भाई क्लोनिंग वेक्टर वाली बातें यहाँ पे थोड़ी सी की गई है, तो उसमें आ जाएगा ह्यूमन जीनोम प्रोडक्ट वाली YAC एंड BAC, ठीक है ना। ईस्ट वाला आर्टिफिशियल और बैक्टीरिया वाला आर्टिफिशियल। तो बायोटेक्नोलॉजी लीड करता है विद द लार्ज स्केल प्रोडक्शन, मार्केटिंग ऑफ प्रोडक्ट एंड प्रोसेस, एंजाइम वगैरह वाली बातें आती हैं। मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी डील करती है विद द GMO, और मेड करता है पॉसिबल कि भाई हम DNA जो है कंस्ट्रक्ट कर सके रिकॉम्बिनेंट वाला, और जो हमारे मनपसंद की बातें हैं उसको हम जेनेटिक इंजीनियरिंग के साथ यूज़ करके अपना मनपसंद कॉपी जो है फेवरेट जीन का वो अनलिमिटेड टाइप्स बना सके, ठीक है ना। अब इसको हम बायोरिएक्टर्स के अंदर लार्ज स्केल में भी कर सकते हैं, यही सारी बातें लिखी हुई हैं, ठीक है ना। और वायरल वेक्टर की बातें भी इधर ही है, फॉरन वगैरह, तो फंक्शनल प्रोटीन हमको मिल सके। ऑलवेज रिमेंबर ये फंक्शनल लिखा है, एंड मेकिंग दिस। तो यहाँ पे हमारा ये पूरा खत्म होता है। यहाँ पे मैंने तुमको मोस्ट ऑफ द सारी चीज़ें बता दी हैं। अभी अगर मैं तुमको यहाँ से मिस्टेक नोटबुक का जो एवरेज बच्चे करते हैं
उसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे बायोरिएक्टर का क्वेश्चन अभी हमने देखा, तो वहाँ पे ऑलवेज रिमेंबर कि एरोबिकली भाई हम ऑक्सीजन उसमें ऐड करते रहते हैं, ठीक है ना। मोटर लगा हुआ है हम हर सब में, ठीक है। स्टेड टैंक वाले हैं दोनों, एक तो स्पार्क्ड है और एक सिंपल है। सिंपल वाले में ऊपर मोटर। मार्कर और स्ट्रक्चरल जीन के बारे में बता देता हूँ। मार्कर मेरा आइडेंटिफाई करेगा, फाइंड करेगा कि कहाँ पे चिपकाना है। स्ट्रक्चरल जीन एक्चुअल में प्रोडक्ट बनाने में काम आएगा, जो कि पीसीआर वाली बातें हैं, प्राइमर और एमर, ठीक है ना। देन एंजाइम मिक्सअप क्या रहता है कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम बस ओनली काट सकता है, और पीसीआर लिमिटेड है भाई, एम्पलीफाई बस करेगा। अगर तुमको बोल दे कि पीसीआर मेरा एबिलिटी रखता है टू प्योरीफाई द प्रोटीन एंड एक्सेट्रा, तो ये गलत हो जाएगा। पीसीआर ओनली एम्पलीफाई करता है। देन इकोराई का सीक्वेंस मैंने तुमको बताया, ठीक है ना, GAATTC करके। इंसर्शन इनएक्टिवेशन की न्यू जीन, अभी तुम किसी भी टाइप के एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट, वो जो 13 साल वाम और अप्पू वाली बातें हैं, वहां पे अगर तुम डाल देते हो तो इंसर्शन इनएक्टिवेशन हो जाता है, ठीक है। इसके बाद इसको रिकॉम्बिनेंट डीएनए को करने का ऑर्डर क्या था मेरा, सबसे पहले तुम रिकॉम्बिनेंट से काटो, सेपरेट करो, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंदर डाल दो, कॉपी करो पीसीआर से और इंसर्ट कर दो होस्ट के अंदर, और अनलिमिटेड कॉपी पाओ, ठीक है। एग्रोबैक्टीरियम ऑलवेज जीन ऑफ इंटरेस्ट में ट्रांसफर करेंगे, प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट बोथ एग्रोबैक्टीरियम में, ठीक है ना, नॉट जस्ट यूकैरियोट्स। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम लार्जर क्लास को बिलोंग करता है, न्यूक्लियस। एंटी ड्रग वाली बातें हैं तो ये हो जाएंगी, ठीक है ना। इकोलाई में बेसिकली नेचुरली ऐसा कोई रेजिस्टेंट है नहीं, बट उसके अंदर हम टीआई प्लाज्मिड डालते हैं एग्रोबैक्टीरियम का, जिसकी वजह से ये सारी बातें होती हैं और इसके अंदर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन आता है, ठीक है ना। तो ये कुछ कॉमन मिस्टेक्स थी जो कि बहुत से लोग करते हैं, जो कि तुम नहीं करोगे, ठीक है। अभी हम शुरू करेंगे हमारा एप्लीकेशन वाला पार्ट। तो अभी हम देखेंगे बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन वाला पार्ट। अभी हमने प्रिंसिपल एंड प्रोसेस वाला कर लिया है अच्छे से, तो अभी हम देखते हैं इसका एप्लीकेशन कहाँ होता है। इसका 3 जगह एप्लीकेशन होता है। एक तो हो गया मेरा एग्रीकल्चर वाला पार्ट, देन मेरा मेडिसिन वाला पार्ट, एंड देन मेरे थोड़े से एथिकल इश्यूज इस चैप्टर से पूछे जाते हैं, एंड देन कुछ ट्रांसजेनिक एनिमल्स। ये दोनों मेरे मस्ट हैं, और इसके में तुमको पॉसिबल स्टेटमेंट्स, जैसा हमने प्रिंसिपल और एमबीआई जैसे चैप्टर फिनिश किया वैसे इसको भी करेंगे, तो टेंशन नहीं लेना है, आराम से बैठो, पेन कॉपी तो लिए ही हो तुम, ठीक है। तो बायोटेक्नोलॉजी में हम बेसिकली इंडस्ट्रियल स्केल करने के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स को भी हमने देख लिया है। सबसे बेस्ट एप्लीकेशन होता है इसका हमारा जीएमओ क्रॉप्स में इन एग्रीकल्चर, चाहे तुम फिर वेस्ट ट्रीटमेंट्स के लिए भी देख सकते हो, एनर्जी प्रोडक्शन के लिए भी देख सकते हो, या फिर मेडिसिन बनाने के लिए देख सकते हो। सबसे बेस्ट बात यह है कि भाई क्रिटिकल रिसर्च करनी है बायोटेक्नोलॉजी के लिए, तो सबसे पहले तुमको होना पड़ेगा कि बायो कैटलिस्ट तुम अच्छा सा दो माइक्रोब्स को ग्रो कराने के लिए, ताकि तुम्हें प्योर एंजाइम वगैरह मिल सके, ठीक है। देन ऑप्टिमम कंडीशन होना चाहिए इंजीनियरिंग करने के लिए, वही बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग में स्टेराइल एसेप्टेड कंडीशन के साथ उसको ऑप्टिमम टेम्परेचर और ऑप्टिमम कंडीशन दो, ताकि वो कैटलिस्ट जो है या फिर जो भी तुमने डाला है वो अच्छे से एक्ट कर पाए, ठीक है। देन लास्ट हमारा डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस, वही कि मतलब ठीक है या नहीं है, क्लिनिकल टेस्टेड है या नहीं है, कि कुछ भी ऐसे बकवास करके तो नहीं है कि पता चला कोई उसको यूज़ करे और उसको दिक्कत हो जाए, ठीक है ना। तो ये सारी बातें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो अब इसके बाद आता है हमारा एग्रीकल्चर में कैसे यूज़ कर सकते हो, इसका अप्लीकेशन कैसे कर सकते हो। तो सबसे पहला आता है मेरा एग्रो केमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर। नाम से ही पता लग रहा है एग्रीकल्चर में तुम दवा के केमिकल यूज़ करो, और जहाँ पे भी केमिकल यूज़ हो रहा है जो कि नेचुरल नहीं है, वहाँ पे भाई सॉइल और प्लांट में हार्मफुल एक्यूमुलेशन तो होगा ही होगा, ठीक है ना। जैसे इकोलॉजी में भी तुमने पढ़ा होगा कि कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि कंसेंट्रेशन वाइज बढ़ते रहते हैं, ठीक है। तो वाली भी बातें आ जाती हैं। केमिकल्स यूज़ करने की वजह से सॉइल भी डिग्रेड हो जाती है, जिसकी वजह से फर्स्ट टाइम के लिए तो ठीक लगता है कि हाँ भाई यील्ड बढ़ गई है, पर अगली क्रॉप जो रहती है अगर उगाते हो तो वो काफ़ी ज़्यादा इतना अच्छा यील्ड नहीं दे पाती है। देन ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर में भाई क्वालिटी तो बहुत ज़्यादा है, बट क्वांटिटी बहुत कम हो रही है, इसलिए ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर ठीक है, पर बहुत ज़्यादा महंगा भी पड़ जाता है, इसलिए ठीक है। डिमांड है पर उतना ज़्यादा सप्लाई नहीं है। जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा कंडीशन है भाई, इसमें तुमको यील्ड मिल सकती है, पर इसमें एक दिक्कत हो जाती है, क्योंकि ये जेनेटिकली मॉडिफाइड है, तो इसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग हो रखी है, तो इट कुड बी हार्मफुल। ऐसा सोच के हमारी इंडियन गवर्नमेंट इतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं करती है, अनटिल और अनलेस ये कुछ क्रॉप्स हैं, जैसे कि हमारा कॉटन वॉटन है, तो इन सब के लिए अलाउ है। पर जैसे हमारे स्टेपल फूड्स हो गए ना, जैसे रोज का खाने वाला, उसमें जीएमओ वाली बातें नहीं करने देते हैं ज़्यादातर हमारे यहाँ, ठीक है। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन किसने कराया था, अभी हमने देखा था वो प्रिंसिपल वाले चैप्टर में, कि फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन कौन थे इन इंडिया, ओके, वो हमारे MS स्वामीनाथन जी थे, ठीक है। और फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन पूरे वर्ल्ड में कौन था, बहुत से, इसका नॉर्मन चाचा, इसी के साथ में बलरोग उसका नाम था, बेसिकली पूरा नाम आई होप सो उसका नाम शायद नॉर्मन करके था, नॉर्मल बलरोग करके, ठीक है। तो ये दोनों हमने वहाँ पे भी पढ़ा था, मुझे चेक करके एक बार बता देना, आई एम नॉट श्योर उसका नाम क्या है, नॉर्मन करके ही था, लास्ट में बलरोग उलरोग है शायद, ठीक है। तो फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन है, एंड MS स्वामीनाथन जी हमारे इंडिया के थे, ठीक है ना, ग्रीन रिवॉल्यूशन कराने के लिए। तो इम्प्रूव्ड होते हैं क्रॉप की वैरायटीज, एग्रो बेस्ड केमिकल वर्टिकल पेस्टिसाइड और एसिडिसाइड इसमें रहता है, ठीक है।
तो ये सारी बातें हो जाती हैं और यहाँ पे सब कुछ हो जाता है। केमिकल्स भी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है तो फार्मर नहीं कर पाते हैं यूज़। देन आता है टिश्यू कल्चर। हमारे MS स्वामीनाथन का काम ही था पूरा प्लांट में एम्ब्रियोलॉजी वाला, है ना। तो 1950s में कोई भी प्लांट उठाते थे, उसका पार्ट उठाते थे, उसको लैब में ग्रो करके इन विट्रो में उसको न्यूट्रिएंट मीडियम देते थे, एसेप्टिक कंडीशन में, स्टेराइल कंडीशन में, ठीक है ना। तो टोटीपोटेंसी वाली एबिलिटी यूज़ करते थे। टोटीपोटेंसी क्या होता है? एक एबिलिटी ऑफ सेल जिससे पूरा बना सके वो ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना। समझ आ गया? जैसे बोन मैरो उसमें टोटीपोटेंसी, या फिर एम्ब्रियोलॉजिकल लाइफ में जो भी सेल जो कि पूरा ऑर्गेनिज्म बना दे तुम्हारा, ठीक है ना, एक सेल से, दैट इज टोटीपोटेंसी। तो प्लांट का टिश्यू कल्चर करते थे और ये सारी बातें होती थी, ठीक है ना। तो कोई भी प्लांट का पार्ट उठाते हो तुम, उसको एग्रीकल्चर करते हो। जैसे कि एक प्लांट है मेरा, उसको न्यूट्रिएंट मीडियम दिया तुमने, ठीक है ना, कार्बन का सोर्स दे दिया, इनऑर्गेनिक सॉल्ट दे दिया, वाइटल अमाइनो एसिड और PGR सारी दे दी, तो इसको हम माइक्रो प्रोपोगेशन के अंदर डालते हैं, ठीक है ना। माइक्रो प्रोपोगेशन में क्या होता है कि प्रोडक्ट्स ऑफ जेनेटिकली आइडेंटिकल प्लांट्स जो रहते हैं वो बाय द टिश्यू कल्चर हमको मिलता है। इसी को हम सोमा क्लोन भी कहते हैं, जेनेटिकली आइडेंटिकल प्लांट्स, ठीक है। तो ये सारी बातें हो जाती हैं। तो यहाँ पे कुछ कुछ डेफिनेशन है। टिश्यू कल्चर में क्या करते हैं, एनी प्लांट उठा के उसको हम लैब में ग्रो करते हैं इन विट्रो, दैट्स इट, ठीक है। और इन 50s में होल प्लांट कुड बी रीजनरेटेड फ्रॉम द एक्स प्लांट। वही एक टोटीपोटेंसी का यूज़ करेंगे हम। टोटीपोटेंसी क्या है? किसी भी सेल की नहीं, मतलब एक ऐसा सेल जो कि एम्ब्रियोलॉजिकल लेवल पे पड़ा हुआ है तो वो जनरेट कर सकता है पूरा नया प्लांट, उसी को हम एक्स प्लांट कहते हैं, ठीक है, जो कि टोटीपोटेंसी दिखाता है। और प्रोवाइड करेंगे हम उसको एप्रोप्रिएट न्यूट्रिएंट्स, PGR, कार्बन का सोर्स और सब कुछ, ठीक है ना, सॉल्ट्स। तो अब इसके बाद होता क्या है कि ऐसे मेथड में हम प्रोड्यूस करते हैं थाउजेंड्स ऑफ द प्लांट टिश्यू कल्चर करके, माइक्रो प्रोपोगेशन इसको कहते हैं, ठीक है ना। तो तुम ऐसे में सोमा क्लोन्स जनरेट कर लेते हो। क्यों? क्योंकि भाई एक टाइप का है, उसको तुम काट काट के तुम जितना भी करना हो कर लो, ठीक है, आइडेंटिकल रहेगा। ईच ऑफ दिस प्लांट विल बी जेनेटिकली आइडेंटिकल और ओरिजिनल प्लांट की तरह रहेंगे, चाहे तुम इसको कहीं भी ग्रो करो, ठीक है ना। और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फूड प्लांट्स जैसे कि टोमेटो हो गया, बनाना हो गया, एप्पल हो गया, ये सब कुछ ऐसा प्रोड्यूस होते हैं फॉर द कमर्शियल स्केल, और इसी का मेथड यूज़ करके, ठीक है ना। अब रिकवरी ऑफ हेल्दी प्लांट्स का क्या रहता है फ्रॉम द डिसीज में? तो मेरिस्टेमेटिक आता है काम। क्यों? क्योंकि भाई मेरिस्टेमेटिक में जब भी तुमको ऐसा ग्रो करना हो ना तो मेरिस्टेमेटिक सेल ही उठाना। क्यों? क्योंकि मेरिस्टेमेटिक एपाइकल या फिर एक्सिलरी वाले फ्री फ्रॉम द वायरस रहते हैं, ठीक है। कल्चर करेंगे मेरिस्टम को, जैसे बनाना हो गया, शुगर केन हो गया, पोटैटो, और तुम नया प्लांट से उगा सकते हो, ठीक है ना, रिकवर कर सकते हो बेसिकली। सो आइसोलेट करेंगे सिंगल सेल हमारा प्लांट का और डाइजेस्ट करेंगे उसकी सेल वॉल, आइसोलेट करेंगे उसका निकट प्रोटोप्लाज्म, ओटोप्लाज्म, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, आइसोलेट करके प्रोटोप्लाज्म ऑफ 2 डिफरेंट वैराइटीज ऑफ प्लांट को हम करेंगे क्या, मिक्स करने के बाद क्या बनेगा मेरा, एक फ्यूज्ड हाइब्रिड बनेगा प्रोटोप्लाज्म का, विच कैन बी फर्दर फॉर्म अ न्यू प्लांट, ठीक है ना, जिसको हम बोलेंगे सोमैटिक हाइब्रिड, ठीक है। ये दो अलग अलग हैं, दोनों का तुमने क्या किया कि प्रोटोप्लाज्म फ्यूज कर लिया, न्यूक्लियस अलग ही है, ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, प्रोटोप्लाज्म पूरा भर गया है, तो ये मेरा सोमाटिक हाइब्रिड हो जाएगा, ठीक है ना। तो एप्लीकेशन ऑफ माइक्रो प्रोपोगेशन में वायरस फ्री के लिए मेरिस्टेमेटिक उठाओ, प्लांट में वायरस इन्फेक्शन ना रहे, इसके लिए तुमको क्या है, एक्सिलरी वाला पार्ट उठा के एक्सप्लांट करना है और वायरस फ्री होने के लिए सब कुछ हो जाएगा। सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन में हमने देख लिया है, 2 आइडेंटिकल वाले उठाना है, दोनों को जैसे पोमैटो बन गया है मेरा सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन करके, ठीक है ना, उसमें प्रोटोप्लाज्म फ्यूज हो गया है। सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन टोमेटो फ्यूज विद द पोटैटो, तो पोमैटो मिल जाएगा, ठीक है ना। तो अब अनफॉर्चुनेटली भाई बात क्या होगी कि प्लांट डिड नॉट हैव ऑल डिजायर्ड कॉम्बिनेशन, इसलिए कैरेक्टरिस्टिक इतना ज़्यादा कमर्शियल यूटिलाइजेशन नहीं हुआ। पर कितना मस्त कंसेप्ट था ना, लाइक पोटैटो भी टोमेटो भी एक ही प्लांट्स है, पर भाई ठीक है, डिजायर्ड कॉम्बिनेशन ना होने की वजह से इतना ज़्यादा कमर्शियल यूटिलाइजेशन नहीं हुआ था, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे भाई प्लांट बैक्टीरिया फंगाई वंगाई जिसके भी अल्टर कर देते हैं जीन या फिर ऐसा, तो उसको हम बोलेंगे GMO है, ठीक है ना। कुछ भी जिसके साथ तुमने जीन के साथ छेड़छाड़ कर दी तो वो बोलोगे जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है, या फिर रिकॉम्बिनेंट DNA बोल दो उसका है, ठीक है। GMOs ऑर्गेनिज्म हुज DNA इज अल्टर्ड, ठीक है। तो ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म भी यहीं से आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन आते नहीं है ज़्यादा इससे, पर ठीक है देख लो एक बार ट्रांसजेनिक। और तो अभी तुम यहाँ पे देख सकते हो GMO में तुम ऐसे क्रॉप्स बना सकते हो जो कि एबायोटिक स्ट्रेस को टॉलरेट कर सकें, पेस्टिसाइड की जरूरत ना रहे इतनी, पोस्ट हार्वेस्ट के लॉस जो रहते हैं वो कम हो, इंक्रीज करो तुम एफिशिएंसी ऐसे प्लांट्स की जो कि मिनरल का यूज़ कर सकें, इन्हेंस्ड न्यूट्रिशन वैल्यू ऑफ फूड मिल सके, जैसे कि गोल्डन राइस विटामिन A रिच वाला, ठीक है, नाइट ब्लाइंडनेस को क्योर करने के लिए भी काम आ जाएगा। सो क्रिएट करेंगे टेलर मेड प्लांट इन सब के लिए, ठीक है ना। जैसे BT टॉक्सिन वाला प्रोड्यूस किया बैक्टीरियम, बैसिलस thuringiensis से BT निकाल लिया, BT उसका शॉर्ट फॉर्म है, तो रेजिस्टेंट हो जाएगा इंसेक्ट से, इंसेक्टिसाइड की तरह यूज़ हो जाएगा, बायोपेस्टिसाइड BTUT, और पोटैटो सोयाबीन में भी हमने देख लिया है। तो ये हमारा GM की सारी बातें हो जाती हैं। देन हमने ये भी देख लिया है। तो GM प्लांट में पहला ट्रांसजेनिक प्लांट कौन सा है? सबसे पहले तो टोबैको प्लांट हो जाएगा, ये फर्स्ट ट्रांसजेनिक प्लांट हो जाएगा, ठीक है। ये हर्बिसाइड है तो रेजिस्टेंट जीन रहेगा मेरा, ठीक है ना। ग्लाइकोफॉस्फेट वाली बातें जो है तो रेजिस्टेंट जीन आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। समझ आ गया? पहला ट्रांसजेनिक प्लांट कौन सा है? टोबैको वाला हर्बिसाइड, ठीक है।
तो गोल्डन राइस में क्या रहता है भाई, 2 जीन इनकॉर्पोरेट किया जाता है। सबसे पहले तो बायोसिंथेसिस ऑफ बीटा कैरोटीनॉइड जो कि विटामिन ए बनाता है, ठीक है ना। अभी ये प्रीकर्सर ऑफ विटामिन ए होता है, क्या, बीटा कैरोटीनॉइड, ठीक है। सो विटामिन ए रिच रहता है तो बीटी वटी वाली बातें भी आ जाती हैं फिर, ठीक है। तो ये सारी बातें हो जाती हैं। अभी हम देखेंगे क्राइजीन या फिर बीटी क्या होता है। सो द क्राइजीन होता है, इसको क्राई 1AC या फिर क्राई 2AB कहा जाता है, ठीक है ना। ये कॉटन बॉलवर्म से होता है। जैसे तुम क्राई 2 अगर देख रहे हो ना, तो 2 को तुम LL कर दो, ठीक है ना। 2 को तुम LL कर दोगे तो बॉलवर्म आ जाएगा। जैसे क्राई है तो LAC आ जाएगा, ठीक है। और 1AB है तो B आ रहा है इसमें, तो ये बोरर वोरर हो जाएगा। और 1 है ना, इसलिए B बस आएगा, ठीक है। इसमें 2AB है तो ये बॉल आ जाएगा, ठीक है। ऐसा करके तुम याद कर सकते हो। बाकी तुमको पता है अमिताभ बच्चन जी हमारे कौन बोरर हैं, और ACAB 2 वाला AB कॉल बोरर है, ठीक है ना। तो क्राइजीन इंसेक्ट ग्रुप स्पेसिफिक रहता है, ठीक है ना, विद द बैक्टीरिया। एंडोटॉक्सिन प्रेजेंट रहता है इसमें, प्रोटॉक्सिन के फॉर्म में इनएक्टिव है, ये इनएक्टिव में प्रेजेंट रहेगा, ठीक है, इनएक्टिव में। और एक्टिवेट होगा इन द एल्कलाइन पीएच। इसको एसिडिक वैसिडिक लिख देगा तो गलत हो जाएगा। ऑलवेज रिमूवर एल्कलाइन पीएच है, ठीक है ना। और मिड गट ऑफ द होस्ट, जिसने भी इसको खाया होगा उसके अंदर जाके एक्टिवेट करेगा और लपेट देगा उसको, ठीक है। फिर वो ब्रस्ट हो जाता है, उसके एपिथेलियल सेल्स पे एक्ट करके पोर्स क्रिएट कर देता है, ठीक है। तो बीटी कॉटन जैसा हमने देख लिया है। तो इंसेक्ट रेजिस्टेंट है टू ट्रांसजेनिक प्लांट है बीटी, मतलब कि बेसिलस thuringiensis। इसके अंदर क्राइजीन है, मतलब कि एंडोटॉक्सिन ऑफ इंसेक्टिसाइडल टॉक्सिन यहाँ पे प्रेजेंट है। तो इंसेक्ट के अंदर मिडगट में जाएगा, अल्कलाइन पीएच में एक्टिवेट होगा और एपिथेलियल सेल्स में पोर्स क्रिएट करेगा, ठीक है ना। तो अब इसके 3 टाइप की वैरायटी हो सकती हैं। एक तो डिप्टेरेंस हो जाएगा। डिप्टेरेंस में तुमको पढ़ा होगा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में, वही है या लिविंग वर्ड है, ठीक है ना। तो उसमें हमने देखा था कि डिप्तेरा उसका ऑर्डर होता था फ्लाई जुलाइस का। तो फ्लाइज मॉस्किटो से बचाने के लिए डिप्टेरेंस हो गया। अब इसके बाद कोलेप्टेरेंस मेरा बीटल हो गया, ठीक है ना। और देन लेप्टिडोट्रेंस जो है वो आर्मी वर्म और वॉल वर्म के लिए है। बेसिकली लेप्टी वाला जो है उसी के लिए ज़्यादातर यूज़ होता है ये सब कुछ, ठीक है। तो अभी देख लेते हैं क्या कह रहा है। बीटी कॉटन में अपना लेप्टी टोबैको बडवर्म है, आर्मी वर्म और कोलेप्टम बीटल के लिए, डिप्टेरा मेरा फ्लाइज मॉस्किटो के लिए है। बीटी में हमारा बेसिकली ये इंपॉर्टेंट है, फॉर्म करेगा प्रोटीन क्रिस्टल जो कि पर्टिकुलर फेज ऑफ देयर ग्रोथ में प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। सो बीटी के अंदर एक पर्टिकुलर फेज में ये प्रोटीन का क्रिस्टल प्रेजेंट रहता है जो कि भाई इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन होता है, ठीक है। और ये हार्मफुल रहता है। प्रोटीन एग्जिस्ट करता है इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन के फॉर्म में। वंस अगर कोई भी इंसेक्ट इंजेस्ट कर लेता है तो इनएक्टिव जो है वो एक्टिव फॉर्म में जाएगा और अल्कलाइन पीएच में एक्टिव होकर उसको सोल्यूबलाइज हो जाएगा। क्रिस्टल क्रिस्टल है तो इनएक्टिव है। जैसे सॉल्युबल बना, सॉल्युबल बनने के बाद रिएक्शन होगी, रिएक्शन होने के बाद क्या होगा, बाइंड करेगा सरफेस ऑफ द मिडगट एपिथेलियल सेल्स के साथ, क्रिएट करेगा पोर, फुलाएगा और लिस्टेस करा के तोड़ देगा और एट द एंड डेथ हो जाएगी उस इंसेक्ट की, जिसकी वजह से फर्दर ऐसी बातें नहीं होंगी। तो बीटी टॉक्सिन में हमने देख लिया है, बीटी से हमारा निकाला जाएगा सेवरल क्रॉप, जैसे कॉटन वॉटन के अंदर हमने इसको इनकॉर्पोरेट कर दिया है। क्राई 1AC अगर है मेरा, ठीक है ना। अगर 1AB है, अमिताभ बच्चन जी के साथ है तो कॉर्न बोरर रहेगा। अदरवाइज क्राई 1AC है या फिर क्राई 2AB है तो ये मेरा कॉटन बॉलवर्म है, ठीक है। क्राई 1AC क्राई 2 तो कॉटन बॉलवर्म, AB अमिताभ बच्चन जी है 1 के साथ तो कॉर्न बोरर। तो अभी पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट के बारे में बात करते हैं। नीमाटोड, भाई ये पेस्ट है बेसिकली एस्केलेनेमेंथिस मेलोडीगानी इनकॉग्नेशिया करके जो है ये रूट्स ऑफ द टोबैको प्लांट में दिक्कत देता है, ठीक है। तो टेक्निक हमने RNAi यूज़ की है, इसको हम RNA इंटरफेस कहते हैं, ठीक है ना। इंटरफेस नहीं, इंटरफेरेंस कहते हैं। एंटी सेंस इसमें टेक्नोलॉजी रहती है। जैसे हम एक्सॉन और इंट्रॉन्स की बात किए थे ना MBI में, सिमिलर है उसी की तरह की, जिसमें एंटी सेंस है कि जो कि कोड नहीं कर रहा है उसके लिए ये रीड नहीं करता है और उसको छोड़ देता है, और जो कोडिंग वाला है उसको देख लेता है, ठीक है। तो ये सारी बातें हो जाती हैं। तो DNA जीन है, mRNA से प्रोटीन बनाएगा, ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन से ये सारी बातें हो जाती हैं, ठीक है ना। जैसे जीन की साइलेंसिंग है तो डन बाय RNAi, तो DNA से ये नहीं होता है, जीन नहीं बनता है, इंटरफेरेंस हो जाती है। डबल स्टैंडर्ड RNA है तो पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन जीन साइलेंसिंग करेगा और फॉर्म कर देगा डबल स्टैंडर्ड RNA। बेसिकली ये क्या होता है कि कभी कभार डबल स्टैंडर्ड RNA बन जाता है तो उसको साइलेंट करने के लिए ये वाली बातें यूज़ होती हैं, ठीक है ना। बेसिकली वो करके कुछ म्यूटेशन न कर दे, ख़राब ना कर दे, और राइबोसोम नहीं बन पा रहे हैं, प्रोटीन नहीं बन रहा है, तो उसको साइलेंट करने के लिए RNAi की टेक्नोलॉजी है, ठीक है ना। सो RNA टेक्नोलॉजी कहाँ कहाँ पे मिलती है, ओनली इन ऑल यूकैरियोट्स। कैंसर डिटेक्ट करने के काम में आएगा मेरा, ब्लॉक करेगा
किसको, लेशन को या ट्रांसक्रिप्शन को, बहुत सही, ट्रांसलेशन को, प्रोटीन नहीं बनाते देगा, ठीक है ना। साइलेंस करेगा किसको, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए को। इसको करेगा कहाँ पे भाई, एमआरएनए या फिर सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, ठीक है ना। और बाद में ये प्रोबिंग के लिए भी काम आ जाता है कभी कभार। तो ऐसे मेथड में बेसिकली क्या करेंगे कि साइलेंस कर देंगे स्पेसिफिक एमआरएनए को ड्यू टू कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्ट्रैंडेड आरएनए का मॉलिक्यूल, और उसको बाइंड करा के हम प्रिवेंट कर लेंगे ट्रांसलेशन। समझ आ गया ना, ठीक है। नीमाटोड की बात हमने कर ली है कि वो एस्केलेमेंथिस है, दिमाग खराब कर रहा है उसका, तो वो सारी बात हो जाएंगी, ठीक है। इसलिए सोर्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए जो है वो इन्फेक्शन ऑफ वायरस है, और उसका आरएनए जीनोम जो है वो ट्रांसपोन्स करने के लिए काम आएगा, बेसिकली जीन साइलेंसिंग, ठीक है ना। तो ये सारी बातें हो जाती हैं। आरएनए वारएनए का हमने देख लिया है, साइलेंसिंग एमआरएनए, आरएनए साइलेंसिंग, ग्रोबैक्टीरियम है तो नीमाटोड स्पेसिफिक है, होस्ट का प्लांट सेल, इट प्रोड्यूस द एंटीसेंस, और ये डबल स्टैंडर्ड इनिशिएशन वाली बातें आ गई हैं। ये सारा मैंने बता दिया है कहाँ पे क्या हो रहा है, ठीक है। वापस से बता दूंगा एट द एंड ताकि तुम कंफ्यूज ना हो, ठीक है। तो एग्रोबैक्टीरियम तुम देख सकते हो यहाँ पे। हाँ बाय द वे ये आरएनए सेलुलर डिफेंस के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है ना, और ओनली इन यूकेरियोट्स। एग्रोबैक्टीरियम जो वेक्टर है इसको तुम निमाटोड में भी यूज़ कर सकते हो एज अ टोबैको प्लांट। और डबल स्टैंडर्ड वाली जो बातें हैं, ये डबल स्टैंडर्ड में क्या है बेसिकली, ये साइलेंस करेगा, ठीक है, और इनिशिएट होगा बाय द आरएनए तो डिसअपियर करेगा। और ये आरआईएससी आरएनए इंड्यूसिंग साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स बनेगा, और सारी बातें हो जाएंगी, ठीक है। तो एप्लीकेशन इन मेडिसिन कैसे होता है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं एक्चुअल में यहीं से। तो जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन जीन थेरेपी मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस यहाँ पे काम आएगा, ठीक है ना। सो इन वीवो में तुम देखोगे तो प्रो इंसुलिन एबीसी पेप्टाइड चेन रहता है। सी वाली पेप्टाइड चेन जो है वो इनएक्टिव रहती है, तो उसको हम निकाल देते हैं, ठीक है ना। सो इंसुलिन एक मेरा प्रोटीनेशियस हार्मोन है, इसलिए पेप्टाइड के हार्मोन्स कहते हैं इसको। एक्टिव है तो डाइसल्फाइड के बॉन्ड रहेंगे, ठीक है ना। तो बेसिकली होता क्या है, ए बी ऐसा कुछ दिखता है और डाइसल्फाइड के बॉन्ड से रहते हैं, ठीक है ना। ऑल्सो सी वाली प्रेजेंट रहती है जिसको हम हटा देते हैं। सो एंटी तो दो मेरा लाइट चेन, दो हैवी चेन रहती हैं, हमको पता ही है। तो ह्यूमुलिन मेरा 1983 इंपॉर्टेंट है। 1983 में ह्यूमुलिन एली लिली यूएस कंपनी है, बेसिकली इकोलाई बैक्टीरिया को यूज़ करती है। एक पेप्टाइड एक अलग जीनों पे मेरा ए वाला प्रोटीन बनवाएगी, और एक दूसरे बैक्टीरिया के जीनोम में मेरा बी वाला बनवाएगी, ठीक है ना। अब दोनों का अलग अलग उठा के एक बना के इकोलाई के अंदर कराएगी और एक्सट्रैक्ट करेगी ये आर्टिफिशियली, ठीक है। और आर्टिफिशियली डाइसल्फाइड बॉन्ड लगा के भाई फंक्शनल ह्यूमुलिन बना लेगी। अब होता क्या है ऐसे कि वो जो पहले हम पिग्स का स्लॉटर करके लीवर से निकालते थे इंसुलिन, वो सब एलर्जी कॉज कर देता था, तो वो एलर्जी वाला दिक्कत जो है वो ह्यूमुलिन में नहीं आएगा, ठीक है। वो सारी बातें हो जाती हैं। देन करेक्शन अभी देख लो, थोड़ी सी एनसीईआरटी भी देखते चलते रहते हैं। एट प्रेजेंट हमको पता है 30 रिकॉम्बिनेंट थेरेपेटिक्स हैं और 12 हमारे इंडिया में मार्केटेड है। ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना, ठीक है ना, कि एट प्रेजेंट अबाउट 30 वाले थेरेपेटिक्स जो हैं अप्रूव्ड हैं फॉर द ह्यूमन यूज़, और हमारे इंडिया के अंदर 12 बस अभी प्रेजेंटली मार्केट किए जाते हैं, ठीक है ना। जेनेटिकली इंसुलिन वाला भाई एडल्ट ऑनसेट द डायबिटीज़ वाली इंसुलिन वाली बातें हैं, रेगुलर इंटरवल के टाइम पे लिया जाता है, ठीक है। अभी बोलोगे कि इंसुलिन की टैबलेट क्यों नहीं आती भाई, प्रोटीन है जाके डिसॉल्व हो जाएगा एब्जॉर्ब होने से पहले ही, तो फिर कोई मतलब नहीं रहेगा, इसीलिए इंजेक्शन दिया जाता है, ठीक है। सो अर्लियर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द पैनक्रियाज ऑफ द स्लॉटर, जिसकी वजह से भाई एलर्जी हो जाती थी, इसीलिए इंसुलिन भाई 2 शॉर्ट पॉलीपेप्टाइड की चेन है, तो ए बी रहता है, तो दोनों को डाइसल्फाइड लिंक्ड टू द बाइसल्फाइड ब्रिज है, ठीक है ना। तो ब्रिज से हम करते हैं और ये सारी बातें, ठीक है ना। तो इन मैमल्स भाई ह्यूमंस के अंदर इंसुलिन सिंथेसाइज होता है प्रो हार्मोन के फॉर्म में, जिसको तुम प्रो एंजाइम कह सकते हो, ठीक है ना। तो प्रो हार्मोन बेसिकली उसको है प्रोसेस्ड करना पड़ता है फुल्ली मैच्योर होने के लिए। इट मीन्स कि उसके अंदर जो एक्स्ट्रा रहती है पॉलीपेप्टाइड सी वाली पेप्टाइड चेन, तो वो हटा दी जाती है फ्रॉम द मैच्योर इंसुलिन, ठीक है, मैच्योरेशन में। तो 1983 में एली लिली ने क्या किया, एक अमेरिकन कंपनी है, 2 डीएनए का अलग अलग सीक्वेंस निकाला, एक ए बी का और एक ए का एक बी का अलग अलग में, ठीक है ना। तो ह्यूमन का इंसुलिन इंट्रोड्यूस करा दिया प्लाज्मिड में इकोलाई के अंदर, जिसकी वजह से ये सारी बातें हो रही हैं। और दोनों को सेपरेटली किया है, ऑलवेज रिमेंबर सेपरेटली, ध्यान से, और एक्सट्रैक्ट करके कंबाइन करके डाइसल्फाइड के बॉन्ड लगा के बना लिया ये सारी बातें, ठीक है ना। यहाँ पे जो ब्रिज वाला यूज़ हुआ है ये अलग स्टेटमेंट है कि इंसुलिन कंसिस्ट करता है 2 छोटे छोटे पॉलीपेप्टाइड्स के चेन ए बी, और इसको हम लिंक करते हैं टुगेदर बाय द
डाइसल्फाइड ब्रिज। ओके, और यहाँ पे जो लिख रखा है कि डाइसल्फाइड बॉन्ड से तुम जोड़ रहे हो, ये दूसरी वाली बात है। ठीक है, तो दोनों को मिक्स नहीं करना है। ठीक है, डाइसल्फाइड बॉन्ड लिखा हुआ है। तो अभी हम देखेंगे करेक्शन या फिर डिफेक्टेड म्यूटेशन जीन वाली बातें क्या है। तो 1990 में होता क्या है कि एक 4 साल की छोटी सी बच्ची थी जिसको SCID की प्रॉब्लम थी, बेसिकली सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी। इसमें होता क्या है कि ADA करके एक पर्टिकुलर डिफेक्टेड हो जाता है जीन, बेसिकली एडिनोसाइन डी एमिनेज जो रहता है वो नहीं रहता, जिसकी वजह से इम्यून सिस्टम कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है, तो उसकी वजह से लो इम्यूनिटी रहती है। ठीक है ना, तो सबसे पहला भाई फंक्शनल जीन रिप्लेस हुआ था 1990 में। ठीक है, 4 साल की बच्ची के अंदर ADA वाली प्रॉब्लम है, तो ट्रीट करते हैं लिम्फोसाइट ऑफ द। तो क्या करेंगे हम, फंक्शनल ADA हम इंट्रोड्यूस कराते हैं रेट्रोवायरस का यूज़ करके। कहाँ पे भाई, मॉर्टल सेल्स हैं। ठीक है, तो लिम्फोसाइट के अंदर करा देंगे। तो इसमें क्या रहेगा, पीरियोडिक इन्फ्यूजन बाद है, जीन थेरेपी हम इसको देते रहेंगे, जिसकी वजह से ये होता रहेगा। पर ये परमानेंट सोल्यूशन नहीं है भाई, क्यों? क्योंकि 4 साल की बच्ची आफ्टर द बॉर्न ये हो गया है। तो अभी तुमको अगर परमानेंट सोल्यूशन चाहिए तो जीन थेरेपी ही करनी पड़ेगी तुम, बट तुमको ये करना पड़ेगा जब बच्चा एम्ब्रियोलॉजिकल लेवल पे बेसिकली, या फिर तुम कह सकते हो कि टोटिपोटेंसी लेवल पे है। ठीक है ना, तो टोटिपोटेंसी लेवल पे अगर रहता है तो सारे उसके अंदर ये चेंजेस आ जाते हैं। ठीक है ना, तो ये सारी बातें हो जाती हैं। तो एम्ब्रियोलॉजिकल स्टेज पे करना पड़ेगा जीन थेरेपी, ताकि तुम ADA जैसी बीमारी को परमानेंटली ट्रीट कर सको। ठीक है, इसके बाद अर्ली या फिर मेरा बिफोर सिम्टम्स की बातें आती हैं मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस में। तो रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी यूज होता है। PCR मेरा ओनली एम्पलीफाई करने के काम में आता है। ठीक है ना, ये ट्रीट नहीं करता है कैंसर और HIV को। ठीक है ना, और ये एक्ट करेगा मेरा उसके एंटीजन और वाली बात है। ठीक है ना, प्रोब्स और एलाइजा भी आता है। एलाइजा इज अ प्रीलिमिनरी टेस्ट है। ठीक है ना, और साउदर्न ब्लोटिंग जो रहता है वो कन्फर्मेटरी है फॉर द HIV। तो प्रोबिंग क्या है भाई, जीन सीक्वेंस को जैसे ATCG करके एक पर्टिकुलर है, तो यहाँ पे क्या रहेगा, कॉम्प्लीमेंट्री टू टारगेटेड, तो रेडियो लेबल कर देंगे। तो रेडियो लेबल करने पे क्या रहेगा भाई, चमकेगा UV लाइट पे। ठीक है, तो सेम पे प्रोब जो है हाइब्रिडाइज है, तो म्यूटेशन रहेगा, तो भाई प्रोब डज नॉट हाइब्रिडाइज। ठीक है ना, नॉर्मल कंडीशन में क्या रहेगा कि प्रोब चमकेगा, पर यहाँ पे हाइब्रिडाइज हो गया, मतलब मिक्सिंग हो गई है, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो गया है, तो यहाँ पे ये नहीं चमकता है। ठीक है, सिंपल सी बात है। इसीलिए फोटोग्राफिक फिल्म में अगर कोई बोल दे कि प्रोबिंग में कैसा होता है कि मैंने प्रोब कराया है, तो उसका जो नॉर्मल जीन है वो ग्लो करेगा, तो ये ट्रीटमेंट। ठीक है ना, नॉर्मल नहीं, एब नॉर्मल वाला नहीं करेगा ग्रो, नॉर्मल वाला ग्रो करेगा। ठीक है, तो एब नॉर्मल जीन जो है या फिर नॉन हाइब्रिडाइज वाला वो मेरा फोटोग्राफिक में नहीं शो होगा। एलाइजा क्या है, एंजाइम लिंक इम्यूनोसॉर्बेंट एसिड। ठीक है, इसको डायग्नोज करते हैं एंटीजन एंटीबॉडी के इंट्रैक्शन से डिटेक्ट करके। ठीक है ना, प्रिंसिपल क्या है इसका, वही इंट्रैक्शन, एंटीजन एंटीबॉडी, एंटीजन नहीं एंटीबॉडी लिखा है, ध्यान देना है। ठीक है, एंजाइम इसमें हॉर्स रेडिस परऑक्साइडाइज कैटालेज यूज होगा। ठीक है, ये सारी बातें आ जाती हैं। तो NCERT क्या है भाई, अब जीन थेरेपी में हम देखते हैं कि जीन थेरेपी कलेक्शन होता है मेथड टू अलाउ करेक्शन। तो जीन डिफेक्ट होता है डायग्नोस चाइल्ड में या फिर एम्ब्रियो के अंदर। ठीक है, इंसर्टेड रहेगा पर्सन के सेल के, ताकि हम ट्रीट कर सकें डिसीज को। पहला क्लिनिकल थेरेपी किया गया था 1990 में 4 साल की छोटी बच्ची पे, जो कि ADA से डिफिशियंसी से प्रॉब्लम में थी। ठीक है, ऐसा एंजाइम था जो कि इम्यून सिस्टम को फंक्शन कराने में हेल्प करा रहा था। अब इसके डिलीशन को होने की वजह से प्रॉब्लम थी। अब इसका क्योर हो सकता है भाई कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट कर लो, और या फिर तुम एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी कर लो। ठीक है ना, तो एक फंक्शनल ADA को तुम रेट्रोवायरस का यूज़ करके ये करते हो काम। ठीक है, तो सिक्वेंशियल प्लांट का आता है, पीरियोडिक इन्फ्यूजन, ये सारा तुम करते हो। ठीक है, एट अर्ली एम्ब्रियोलॉजिकल लेवल पे कर दोगे तुम, तो ये परमानेंट क्योर हो जाएगा। ठीक है, अभी हम मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस में क्या बात की थे, RNA टेक्नोलॉजी के बारे में। ठीक है, तो यूज़ है कन्वेंशनल मेथड है सीरम और यूरिन टेस्ट। हमने क्या है मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस करने के लिए आफ्टर ए सिम्टम आने के बाद हम मोस्टली करते हैं। तो बेसिकली बचपन में क्या हुआ करता था कि जब भी किसी को प्रॉब्लम आती थी तो उसका क्या कहते हैं सीरम और यूरिन का एनालिसिस करते थे, और इसके बाद हम पता लगाते थे कि इसको क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, तो नॉट पॉसिबल। तो अभी रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी हमने देख लिया है, PCR भी हमने देख लिया है, एंजाइम एलाइजा के बारे में भी देख लिया है। टेक्नोलॉजी पर्पस अर्ली डायग्नोसिस करने के लिए काम में आएगी। ठीक है, तो ये भी देख लिया हमने। और NCERT क्या कहती है, बहुत ज़्यादा लो कंसंट्रेशन ऑफ बैक्टीरिया वायरस अगर होता है तो हम PCR करके उसको एम्पलीफाई करते हैं, और एम्पलीफाई करने पे हमको सब कुछ दिख जाता है, क्या दिक्कत है क्या नहीं दिक्कत है। इसीलिए अगर लो कंसंट्रेशन वाली बातें हैं तो ऑलवेज PCR रहेगा उसका आंसर। ठीक है,
या फिर सिम्टम आया ही नहीं है या फिर दिखा ही नहीं है। तो डिटेक्ट अगर म्यूटेशन की बात आता है तो ये भी हम देख सकते हैं थ्रू द पीसीआर। एम्पलीफाई करने का काम है पीसीआर का। सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए आरएनए रेडियो एक्टिव टैग कर दिया है, हाइब्रिडाइज कर दिया है, ठीक है। तो डीएनए का क्लोन करके ये डिटेक्शन करेंगे, ऑडियो रेडियोग्राफी में हम देखेंगे। अगर वो हाइब्रिडाइज्ड हो गया या फिर मिक्सिंग हो गई है तो ग्लो नहीं करेगा। अगर नॉर्मल है, नेचुरल है, तो नॉर्मल की तरह जैसे हम क्रिमिनल का देखते थे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, तो चमकेगा, ठीक है। तो वही वाली बात आ जाती है। अब ट्रांसजेनिक एनिमल में क्या है भाई कि रैबिट है, पिग है, सीप है, काऊ है, फिश है, ये सब कुछ हमने बनाया। पर मोर देन 95% ऑफ एग्जिस्टिंग एनिमल क्या है, ट्रांसजेनिक माइस ही है, ठीक है ना। तो नॉर्मल फिजियोलॉजिकल डेवलपमेंट वाली बातें आई, तो ट्रांसजेनिक एनिमल मोर देन 95 ट्रांसजेनिक माइस है। तो सबसे पहला एडवांटेज भाई ग्रोथ और फिजियोलॉजिकल की स्टडी करेंगे और इफेक्ट देखेंगे कि कैसा क्या हो गया है मेरी एक पर्टिकुलर वैक्सीन का। तो वैक्सीन के टेस्ट के लिए तो स्टडी जीन रेगुलेशन वाली बात हो जाती है। स्टडी ऑफ डिसीज करने के लिए कैंसर का, रूमेटॉइड आर्थराइटिस का, सिस्टिक फाइब्रोसिस का या फिर अल्जाइमर का। इसको तुम 2 कार्य करके याद कर लो, 2C और AR, ठीक है ना। 2C से आ जाएगा कैंसर, सिस्टिक फाइब्रोसिस एंड अल्जाइमर, एंड आर से रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ठीक है। तो ऐसा करके याद कर सकते हो हम इसका ट्रिक। देन बायोलॉजिकल प्रोडक्ट की बातें कर दूं मैं, तो वो ट्रांसजेनिक काऊ रोजी अल्फा लैक्टल ब्यूमिन मिल्क की क्वालिटी इंक्रीज होती है 2.4 ग्राम प्रति लीटर ये रहता है, ठीक है ना। ये बेसिकली ह्यूमन मिल्क के अंदर ही रहता है, तो इसमें क्या किया कि काऊ के अंदर भी डाल दिया। ट्रांसजेनिक सीप का नाम ट्रेसी है। अल्फा एंटीट्रिप्सिन, अल्फा एंटीट्रिप्सिन कहाँ काम आएगा, टू ट्रिप एम्फाइसीमा। तुमने सीमा तोड़ दी है किसकी भाई, स्मोकिंग की, जिसकी वजह से तुमको ये दिक्कत हो गई है, इसीलिए तुमको अल्फा एंटीट्रिप्सिन की जरूरत पड़ेगी। वैक्सीन सेफ्टी, पोलियो की वैक्सीन ट्रांसजेनिक माइस के अंदर देखी गई थी। केमिकल टेस्टिंग करने के लिए भी आता है भाई कि ट्रांसजेनिक एनिमल के अंदर विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेंसिटिव, और ये सारी बातें आती हैं, ठीक है ना। तो ये हमने देख लिया यहाँ पे। तो सबसे पहले हमने देख लिया कि नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन के लिए और स्टडी होता स्टडीज़ के लिए, डिसीज़ के लिए भी हो गया, ठीक है। इसको हम 2 कार से याद कर लिए हैं। बायोलॉजिकल प्रोडक्ट भी हमने देख लिया है कि अल्फा एंटीट्रिप्सिन एम्फाइसीमा हो गया एक तो, और एक मेरा रोजी का काऊ है, ठीक है ना। बफालो फॉलो कर देगा तो गलत हो जाएगा, ऑलवेज रिमेंबर काऊ लिखा हुआ है। तो वैक्सीन सेफ्टी के लिए भी हो जाएगा और केमिकल सेफ्टी के लिए भी हो जाएगा, और ये सारी बातें हो जाती हैं। अभी GEAC बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, मतलब कि एथिकल इश्यूज़ को करने के लिए। अब ऐसा तो है नहीं कि जेनेटिक इंजीनियरिंग से तुम कुछ भी बना दो, ऐसा चमकता हुआ मंकी बना लो तुम, है ना। ये बेसिकली पहले एक बार हुआ था शुरू में कि एक बंदर था जिसके अंदर जून वाला जीन डाल दिया था, तो वो चमकता था भाई बंदर, है ना। जेनेटिकली इंजीनियर्ड अप्रूवल कमेटी, इसका GEAC का फुल फॉर्म होता है। ये इंडियन गवर्नमेंट ओन करती है, ठीक है, ऑलवेज रिमेंबर इंडियन गवर्नमेंट। और इसके अंदर पेटेंट बिल लाने के लिए कितने अमेंडमेंट हुए थे, 2 अमेंडमेंट हुए थे, ये भी याद रखना है तुमको, ठीक है। यहाँ पे लिखा नहीं है पर आता है क्वेश्चन, ठीक है। तो इंडियन गवर्नमेंट GEAC हमने देख लिया है। सेफ्टी ऑफ द वैलिडिटी करेगी इंट्रोड्यूसिंग GM ऑर्गेनिज्म टू पब्लिक सर्विस, ठीक है। तो सबसे पहला राइस हमने देख लिया फूड ग्रेन्स के अंदर विच गोज बैक था, ठीक है भाई। 2 लाख से ज़्यादा, इसका नंबर भी याद कर लो कितना है भाई, ये इंपॉर्टेंट है। तो 2 लाख हमारे पास वैरायटी थी चावल की, जिसमें से हमारा बासमती के अंदर 27 है बासमती वाला, 27 मेरा बासमती वाला है, ठीक है। ग्रो करेंगे रेफरेंस टू ये फोकलोर और हर जगह यहाँ पे फैला जाता था। पर दिक्कत ये हो गई कि 1997 में एक अमेरिकन कंपनी आती है दौड़े दौड़े और पेटेंट ले लेती है कि भाई बासमती तो मेरा है और कोई नहीं बेच सकता इसको मेरे अलावा, ठीक है। अमेरिकन ट्रेड ऑफिस है। तो उसने क्या किया कि न्यू वैरायटी बना दी बासमती की, क्या बोल के कि ये मेरे अमेरिका से ड्रॉप ऑफ मैंने कराया है ये वो, अब मेरा है ये बासमती, ऐसा करके, ठीक है ना, जो कि बकवास थी पूरी तरीके से। तो न्यू वैरायटी ऑफ बासमती उन्होंने बोला, जो कि बदतमीजी थी। तो सेमी ड्रॉप वैरायटी के साथ उसको क्लेम करके कह दिया कि ये मेरा है, ये मेरा इन्वेंशन है। तो सेवरल अटेम्प्ट ऐसे होते गए, टर्मरिक के लिए, हर्बल मेडिसिन के लिए, नीम के लिए, और बहुत बार ऐसा किया गया है, ठीक है ना। तो अभी बायोपायरेसी पे 100% क्वेश्चन आएगा, उसको देख लो। तो बायोपायरेसी क्या है, एक इलीगल यूज है बायोलॉजिकल रिसोर्सेज का बाय द इंडिविजुअल या फिर MNCs, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन। बायो पेटेंट क्या है बेसिकली, ये बेसिकली काउंटर नहीं, कंट्रोवर्सीज किस पे हुई, बासमती पे, टर्मरिक और नीम पे, ठीक है ना। बायो पेटेंट वाली बात हो जाती है। तो ऑलवेज रिमेंबर बायोपायरेसी क्या है, बायो रिसोर्सेज का यूज करना विदाउट कंपनसेटरी पेमेंट टू एनी ऑथराइजेशन, जिसका वो एक्चुअल में है, ठीक है ना। मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रियल नेशन जो है थे, जो कि रिच थे फाइनेंशियली बट पुअर थे बायोडाइवर्सिटी में एंड ट्रेडिशनल नॉलेज पे, वो क्या करते थे कि अंडर डेवलप्ड जो कि रिच हुए करते थे ये सब में, बायो रिसोर्सेज में, उनका फोटोकॉपी उठा के कहते थे कि ये मेरा है और पेटेंट करा लेते थे, ठीक है। जिसकी वजह से फिर हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने थोड़े से एक्शन भी लिए, ठीक है। तो देयर हैज बीन रियलाइजेशन ऑफ इनजस्टिस एंड इंडिकेट कंपनसेशन बेनिफिट ऑफ दिस एंड ऑल एक्सप्लॉयटेशन बायो रिसोर्स ऑफ नॉलेज, जिसकी वजह से फिर हमारे इंडियन पार्लियामेंट आया, इंडियन पेटेंट बिल आता है। और सेकेंड अमेंडमेंट भाई कितना
सेकेंड अमेंडमेंट आता है इंडियन पेटेंट बिल के अंदर, और ये कंसिडर करता है इंक्लूडिंग द पेटेंट इमरजेंसी और प्रोविजन ऑफ द इनिशिएटिव वाली बातें हो जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा सारा कुछ खत्म हो जाता है। इस समरी में कुछ भी नया नहीं है, सब कुछ हमने देख लिया है। तो आओ मैं तुमको एक बार बता दूं हमारा इसका मिस्टेक एनालिसिस क्या है। बायोटेक यूनिट में एप्लीकेशन वाले से सबसे पहले तो तुम्हें ट्रैक किया जा सकता है एलाइजा या फिर पीसीआर में। एलाइजा में ऑलवेज रिमेंबर कि एंटीजन एंटीबॉडी का इंटरेक्शन होगा, ठीक है, जहाँ पे तुमको ग्लाइकोप्रोटीन्स या फिर प्रोटीन का डिटेक्ट करोगे तुम, ठीक है, या फिर डिटेक्ट और फाइंड करने के काम में आएगा, ठीक है, एलाइजा टेस्ट। और पीसीआर जो होता है वो वेरी लो कंसंट्रेशन में उसको एम्पलीफाई करके या फिर नो सिम्टम रहता है तो हम ऑलवेज पीसीआर करते हैं। अब इसी के साथ आता है ऑडियो रेडियोग्राफी। ऑडियोग्राफी में क्या रहेगा, रेडियोग्राफी में तुम क्लोन करके म्यूटेटेड जीन को देखते हो। म्यूटेटेड जीन कभी भी भाई फोटो फिल्म में नहीं आता है क्योंकि वो म्यूटेटेड है, इसीलिए ये प्रोब के साथ बाइंड नहीं करता है और ये नहीं दिखता है, ठीक है। और जो नेचुरल वाला रहता है, जो अच्छा वाला है, वो चमकता रहता है, ठीक है। इसके बाद आरएनए के अंदर देख ली, कैंसर डिटेक्ट करने के काम में आएगा। ऑल यूकैरियोट्स के अंदर है, ठीक है ना, प्रोटेक्ट बाय द प्रोटेक्टेड है और ब्लॉक करता है ये ट्रांसलेशन ताकि दिक्कत ना हो, ठीक है ना। साइलेंसर क्या है इसका भाई, कि डबल स्टैंडर्ड आरएनए वाली बातें जहां पे भी आ जाती हैं तो वहां पे रख जाता है, ठीक है। और टारगेट इसका क्या है, एमआरएनए वाला सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए प्रोबिंग कर देते हैं तो और भी बेटर रहता है, ठीक है। तो साइलेंसिंग हो जाती है एमआरएनए की ड्यू टू कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल ऑफ आरएनए बाइंड करेगा और प्रिवेंट करेगा ट्रांसलेशन ऑफ एमआरएनए, ठीक है। निमाटोडा की हमने देख लिया कि सोर्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए कैन बी इन्फेक्शन बाय द वायरस हैविंग द आरएनए जीनोम, जिसको हम ट्रांसपोर्शन कहते हैं, ठीक है। बेसिकली ये वाला जो पार्ट है इसको मैं तुम्हें करा देता हूँ, कहाँ गया वो आरएनए आई। तो ये जो है ना, ये इसका भी मतलब होता है आरएनए आई, ठीक है ना। बेसिकली ये इंपॉर्टेंट है, स्टेटमेंट बनाया जा सकते हैं, इसलिए मैंने मार्क करा दिया तुमको, ठीक है। तो मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट्स होते हैं ये भी, ठीक है। तो ये वाला पार्ट हो जाता है। देन आता है मेरा वेक्टर और क्रॉप। वेक्टर मेरा एग्रोबैक्टीरियम हो जाएगा, क्रॉप मेरा टोबैको का हो जाएगा, तो जीन साइलेंसिंग में ये काम आएगा। इसके बाद आता है मेरा जीन थेरेपी जो कि क्योर करेगा भाई, ठीक है ना, क्योर कराने में हेल्प करेगा, तो ठीक है ना। जो भी बीमारी तुमने पीसीआर एलाइजा से जांच करके बताइए, ठीक है ना। तो उसमें ऑलवेज रिमेंबर भाई, फाइंड करने के लिए हम पीसीआर एलाइजा यूज करेंगे, क्योर करने के लिए हम जीन थेरेपी को यूज करेंगे, ठीक है ना। तो हमने देख लिया है कि एनसीईआरटी में वही लिखा है कि कलेक्शन ऑफ मेथड ऑफ द ऑल अलाउ भाई करेंगे कि जीन करेक्ट करके हम ये करें। तो फर्स्ट टाइम 1990 में 4 साल की बच्ची एडीए में इम्यून सिस्टम वाली बातें हो गई। देन मेरा 2 अमेंडमेंट इंडियन पेटेंट बिल में है, जीईएसी वाली बातें, ताकि वो इंडियन गवर्नमेंट इसको मॉडरेट कर पाए। इसके बाद इंसुलिन का भी आ गया है भाई कि ये भी अलग अलग होता है और एलईली कंपनी अलग अलग में करा के डाइसल्फाइड बॉन्ड बनाती है और ये सारी बातें हो जाती है, ठीक है ना। और प्लाज्मिड ऑफ इकोलाई के अंदर हो जाएगा, गॉट इट। तो हमने ये भी देख लिया। एलाइजा की एक अच्छी बात ये है भाई कि एलाइजा क्या है, एंटीजन और एंटीबॉडी का प्रीलिमिनरी टेस्ट है और इसका कंफर्मेटरी टेस्ट होता है वेस्टर्न प्रोटीन। तो एलाइजा को अगर टेस्ट करना है कि किसी को एचआईवी एड्स है तो क्या है भाई, सबसे पहले एलाइजा करो, पीसीआर कराओ, पीसीआर करा के एलाइजा कराओ, देन वेस्टर्न प्रोटीन करा लो, ठीक है। एग्रोबैक्टीरियम को एडी से याद करते हैं। एग्रोबैक्टीरियम मतलब डी से मतलब डाइकोट के साथ जुड़ेगा, सीरियल यूरियल लिखा रहेगा तो बदतमीजी हो जाएगी, ठीक है ना। टीआई प्लाज्मिड से ये करेगा ट्यूमर इंड्यूसिंग, ठीक है। और इसी को हम यूज कर सकते हैं एज अ वो क्या कहते हैं व्हीकल या फिर वेक्टर। तो वैक्सीन में हमने देख लिया पोलियो, ट्रांसजेनिक माइस, सीक मंकी कुछ नहीं रहता, ठीक है ना। टॉक्सिसिटी सेफ्टी के लिए प्रोसीजर सेम रहता है और हम इसमें अच्छे से देख सकते हैं कि केमिकल की सेफ्टी कैसी है, ठीक है। इसके बाद ट्रांसजेनिक एनिमल से कौन कौन सी ऐसी डिसीज के बारे में लर्न हुआ था, 2 बार करके हम उसको याद करते हैं। सो इट्स ऑल अबाउट हमारा मिस्टेक नोटबुक टाइप सा, ठीक है, एनालिसिस। और यहाँ पे हमारा सारा कुछ खत्म होता है ये चैप्टर, ठीक है। लेट मी नो भाई कि तुम्हें ये कैसा लगा, ठीक है। थैंक यू सो मच भाई, अपना अच्छे से ख्याल रखो, पढ़ाई लिखाई करो और दबा के क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। कोई भी दिक्कत आती है कमेंट सेक्शन में तुम लिख के चले जाओ, आई विल रिप्लाई इट और मैं सॉल्व करूँगा तुम्हारी प्रॉब्लम जो भी है, ठीक है। तब तक के लिए भाई क्वेश्चन प्रैक्टिस दबा के करो, ठीक है, और मजे करो, अच्छे से रहो और तो अच्छी बात है भाई, है ना। चलो बाय, तब तक के लिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। आ जाओ साथ में पढ़ते हैं।